अपने देश को आजाद हुए कितने साल हुए? नहीं मालूम। अपने देश में भाषाएं कितनी बोली जाती है? नहीं मालूम। अपने देश की आबादी क्या है? नहीं मालूम। अपने देश का राष्ट्रगीत क्या है? नहीं मालूम। जब तुझे देश का इतिहास नहीं मालूम, भूगोल नहीं मालूम, कल्चर नहीं मालूम और तुम अपने आप को देश का नेता बोलते हो, किस किस ने लिखा है इसे? दोस्तों ये जो वीडियो दिखाई आप लोगों को, ये बहुत वायरल हो रही है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और उसका रीजन है ये पर्टिकुलर टीचर जो है, इनका नाम है करण सांगवान, और ये एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते थे और उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ने इनको फायर कर दिया। फायर करने का रीजन क्या है? फायर करने का रीजन यहाँ पर ये है, इनके द्वारा जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा था पर्टिकुलर क्लास के अंदर में, उसमें ये बोला कि कभी भी अगर किसी भी को वोट देनी है तो वो इंसान जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी कि उसकी एजुकेशन पर बेस पर आप लोगों को वोट देनी है। तो इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली बच्चों को वोट देने के लिए गाइड किया जा रहा था कि कभी भी अनपढ़ नेता को जो है वोट मत देना। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में, तो वो वीडियो जो है वो इतनी वायरल हुई कि आज की डेट में ये अगर आप लोग जाकर देखोगे कि ट्रेंडिंग 1 पर चल रहा है कि अनइंस्टॉल अनअकैडमी। ये तो अभी और भी ज्यादा यहाँ पर लगभग मुझे लगा 2 लाख से भी ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। टीचर ने कहा अनपढ़ को वोट न करना, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने जो है नौकरी से निकाल दिया। तो इसकी वजह से सब जो है टीचर के सपोर्ट में आ गए। आप लोग यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि आज की डेट में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहता है कि एक पर्टिकुलर टीचर को क्या न्यूट्रल होकर पढ़ाना चाहिए या फिर सोसाइटी में समाज में जो मुद्दे हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बात करनी चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर पहले मैं आप लोगों से 2 बातें करना चाहूंगा। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि क्या एक नेता जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टॉपिक है, आप लोगों ने सुना होगा कि एक साइड में था मोहम्मद बिन तुगलक जिसको MBT बोलते हैं, और दूसरी साइड में था अकबर। ठीक है, तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक को जो है वो पढ़ा लिखा बेवकूफ़ बोला जाता है, क्योंकि उनके पास में जितनी नॉलेज थी उस नॉलेज का वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए और उसकी वजह से पूरा राज्य जो है वो तहस नहस हो गया। दूसरी साइड में अकबर थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे पर फिर भी अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही शानदार तरीके से लेकर आगे चले गए। क्यों? क्योंकि उनके पास में सूझबूझ थी कि कैसे चीज़ों को लेकर आगे चलना है। तो ये बोलना एक एजुकेशन के बारे में जब यहाँ पर बात आती है तो इसको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया जाता है सिस्टम के अंदर में कि किस तरीके से जब आप लोग पबेट जैसे जो सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वहाँ पर कंपेयर किया जाता है इनका दोनों का। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है अगर आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहते हैं। तो कई बार यहाँ पर जो सूझबूझ जो होती है वो ज़्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि कई बार बोलते हैं कि UPSC निकालने के लिए आप लोगों को कॉमन सेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसी कॉमन सेंस के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ये बातें अगर थोड़े टाइम पहले आप लोग बोलते तो चलिए समझ में आती है, पर आज की डेट में जैसे युग में हम लोग रह रहे हैं जहां पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग साइंटिफिक चीज़ों में इतना ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पर जो हमारे जो खासकर पॉलिटिशियन है, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि अगर एक अच्छी एजुकेशन लेवल रहेगा तो चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर एजुकेशन नहीं है तो वो जो पॉलिटिशियन है वो बेकार है। सबकी अपनी अपनी सूझबूझ होती है, अच्छे होते हैं। पर लेकिन एक टीचर को ये बोल देना कि एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान को वोट देना और उसके बदले उस टीचर को वहां से निकाल देना, ये बात मुझे कतई बिल्कुल एक तरीके से अच्छी नहीं लगी। क्योंकि यार ये एक ऐसी चीज है कि एक पर्टिकुलर इंसान अगर पढ़ा लिखा होगा, अगर उसके अंदर कॉमन सेंस भी है, सोचो आप लोग सोच के देखो, एक इंसान है जिसके अंदर में कॉमन सेंस है, एक इंसान ऐसा है जो कि पढ़ा लिखा है, ठीक है, कि उसके अच्छा एजुकेशन लेवल है। अगर ये दोनों ही चीज अगर एक तरीके से मिल जाए और वो हमारा नेता बने, वो हमारे पॉलिटिशियन बने, तो कैसा रहेगा? एजुकेशन भी है और कॉमन सेंस भी है। आखिर हम लोग कॉमन सेंस के ऊपर ही क्यों खेले? अगर एजुकेशन भी हो तो भाई साहब ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। तो एजुकेशन और कॉमन सेंस, अगर एक टीचर बोल रहा है कि यहाँ पर एजुकेटेड नेता होने चाहिए, हमारे पॉलिटिशियन होने चाहिए, तो इसमें इन्होंने गलत क्या किया? इनको जो है फायर कर दिया गया बेसिकली, और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बना दिया गया। और इस मुद्दे की वजह से यहाँ पर बहुत ही लार्ज स्केल पर एक कंट्रोवर्सी सामने निकल कर आ रही है कि कैसे कैसे चीजें जो हैं वो चलनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा आज के दिन पियोन बनने के लिए भी कहीं ना कहीं आज की डेट में आप लोगों को एक प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। इवन पियोन के फॉर्म निकले थे तो PhD होल्डर ने आकर पियोन के फॉर्म फिल किए थे वहां पर उस टाइम पर। और मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पर यह कि अगर आप लोग एक पॉलिटिशियन के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम रख दोगे कि हाँ एटलीस्ट इतना एजुकेशन होना चाहिए,
तो ये कोई गलत बात तो ही नहीं यार, पहले भी इसके बारे में बहुत बार डिबेट और डिस्कशन हो चुका है, पर लेकिन इसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर कर इनको जो है एक तरीके से यहाँ से फायर भी किया गया और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया और एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी सामने निकल कर आई। वो पूरी वीडियो क्या है मैं यहाँ पर नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि पता है कि वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की है, तो यहाँ पर हो सकता है इसको गलत तरीके से देखा जाए। मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, इन्होंने उस वीडियो के अंदर में क्या बोला है उसको आप लोग देख सकते हैं। और जो ये वीडियो मैंने दिखाई अभी स्टार्टिंग में, ये वीडियो भी हो सकता है हटानी पड़ जाए, क्योंकि कई बार इस तरीके को लेकर जो यूट्यूब है वो एक तरीके से ना मतलब पता है आप लोगों को क्या करता है हरकतें, तो वो वीडियो भी मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा। दोनों वीडियो को आप लोग देख लेना और आप लोग खुद डिसाइड करना कि क्या सही है क्या गलत है। पर लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सोसाइटी में एक जागरूक सिटीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग की क्या राय इसके बारे में, आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। कल का दिन कैसा रहा आप लोग का, और आज के दिन को आप लोग कैसे लेकर चलने वाले हो जरूर बताना। मेरा तो इतना बिजी रहा जिसकी कुछ हद नहीं है। कल पूरे दिन जो है मतलब बिल्कुल सड़कों पर रहा मैं कल पूरे दिन, कुछ काम थे यहाँ पर जिसकी वजह से तो यहाँ पर टाइम नहीं निकाल पाया। पर लेकिन हाँ कि बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें भी देखने को मिली, जिसके बारे में मैंने कई बार बात भी की है। आगे आप लोगों को चीज़ें देखने को भी मिलेगी उसके बारे में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है शेड्यूल, जिसकी वजह से मतलब आजकल मतलब ना सड़कों पर ज़्यादा रहता हूँ मैं, या फिर कुछ रीज़न ऐसे रहते हैं जिसमें अलग चीज़ें रहती हैं। पर हाँ जल्दी ही ये सारी चीज़ें जो है सेटल डाउन होने वाली हैं। उन्हें कहते हैं कि वक्त जो है वो पास आ गया अभी, ठीक है। बात की जा रही है कि अगर आप कीमत देखें तो बिना चीज एक तरीके से जिनकी ना सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है, आप लोग कहीं किसी एक तरीके से होटल में जा रहे हो या फिर कहीं खाना खाने जा रहे हो, सबसे पहले आप लोगों का क्या रहता है मेन्यू लेकर आओ और उसमें सबसे पहले नजर जाती है रेट के ऊपर में। तो जिंदगी में आप लोगों को कम से कम इतनी मेहनत कर लेनी चाहिए कि जब कोई चीज आप लोगों को खरीदनी पड़े तो आप लोगों को उसकी कीमत ना देखनी पड़े, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोगों को ये ना देखना पड़े कि इसकी कीमत क्या है, एटलीस्ट आप लोगों को इतना काम जरूर कर लेना चाहिए। तो बोला गया कि अगर आप कीमत देखे बिना चीज खरीदना चाहते हो तो आपको बिना घड़ी देखे काम करना भी पड़ेगा। यानी कि इतना काम करो अपनी जिंदगी में, इतनी मेहनत करो कि आप लोगों को अगर कोई आप लोगों का घर वाले आपकी मम्मी पापा आप लोगों से कुछ मांगते हैं तो एटलीस्ट आप लोग उनको बिना एक बार सोचे वो चीज प्रोवाइड करा सको। क्योंकि जितना उन्होंने आप लोगों के लिए किया है आज के दिन में, जिस मुकाम पर आप लोग बैठे हो या जो भी आप लोग कर रहे हो, उन्होंने जितनी शिद्दत से वो काम कर सकते थे आप लोगों के लिए उतनी शिद्दत से उन्होंने किया है। तो अब आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वापस करना। और ये कैसे होगा, ये होगा मेहनत से। और मेहनत कैसे होगी, वो होगी डिसिप्लिन के साथ में, सिस्टमेटिक वे में अपना शेड्यूल बनाकर चीजों को आगे लेकर चलना। देखिए कोई भी इंसान भगवान नहीं है, मशीन नहीं है कि वो हर एक दिन को शानदार तरीके से यूटिलाइज कर सके। कोई दिन होता है कि बहुत अच्छा तरीके से इंसान यूटिलाइज कर लेता है, कोई दिन होता है बिल्कुल बेकार तरीके से यूटिलाइज होता है। तो उसके बीच में बैलेंस बनाना ही जिंदगी है। तो जहां पर आप लोग बैलेंस बनाकर ले गए वही सबसे शानदार आप लोगों की जिंदगी है। तो वो बैलेंस बनाना सीखिए बस। ऐसा नहीं कि एक दिन खराब हो गया तो ऐसा लग रहा है कि जिंदगी लुट गई। यार बहुत सारे और भी दिन हैं, उनको ढंग से यूटिलाइज कर लो। ये तो वही बात हो गई कि एक दिन खराब हो गया उसके चक्कर में पूरा महीना या पूरा हफ्ता खराब करके बैठ गए, तो ये कोई समझदारी थोड़ी ना है। उन्हें कि जरा सा छींट लग गई अपनी शर्ट के ऊपर, शर्ट गंदी होगी तो पूरा उसमें बेसिकली नाली में लेट गए अब तो ऐसा थोड़ा ना हुआ करता है। तो जहां पे आप लोग मॉर्निंग में अगर लेट उठे हो तो थोड़ा सा अब यहां से सोचो कि अब दिन को अच्छे से लेकर चलना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अपने नेचर में लेकर आनी पड़ेगी, तो आप लोगों की सारी चीजें जो है वो सिस्टमेटिक वे में चलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक ऐसी बात है जो कि आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं आसानी से, और टाइम भी बचाएगी बहुत सारा आप लोगों का। दोस्तों ये जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों का रहने वाला है। सोसाइटी में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो उनकी ध्यान रखना, उनकी बेसिकली परिवार का ध्यान रखना, ये भी कहीं ना कहीं समाज की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बात की जा रही है BOCW स्कीम के बारे में। तो एक इंपॉर्टेंट स्कीम भी आप लोगों की कवर होगी जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मुद्दा क्या है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड जो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट है उसके द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, BOCW स्कीम के बारे में। यहाँ पर बात करते हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996। तो यहाँ पर ये अभी रिसेंटली न्यूज में आया है, तो इसके बारे में आप लोगों से बात की जाएगी। हमारे देश के अंदर में कोई भी कितना भी बड़ा ढांचा क्यों ना आप लोग देख लो, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो गई, बड़ी से बड़े पुल हो गया, बड़ा सा बड़ा ब्रिज हो गया, लंबी से लंबी सड़कें हो गई, ये किसी न किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर के द्वारा यहाँ पर तैयार की जाती है मिलकर। तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे कंट्री के अंदर में एक ढांचागत विकास कराने के लिए। जब यहाँ पर एक इंसान जो है वो अपनी पूरी जिंदगी लगा रहा है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, तो यहाँ पर अब रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कि कहीं ना कहीं इनका ध्यान रखा जाए, तो उसी के लिए यहाँ पर ये स्कीम आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी तरीके से जैसे कि आज की डेट में अगर बात करें, हमारे देश के जो आर्मी पर्सन है, हमारे देश के जो जवान है, हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। अब ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके परिवार की रक्षा जो है वो देश के अंदर जो है वो हम करें, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर ये कानून है। बात की जा रही है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर
एक्ट 1996। तो यहाँ पर ये जो एक्ट है ये बेसिकली इसीलिए बनाया गया था ताकि जो भी वर्कर काम करते हैं उनकी 3 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस दिया जा सके। पहला था उनकी सेफ्टी, क्योंकि अगर उनको कल को कुछ हो गया तो उनका परिवार जो है वो सड़क पर आ जाएगा। दूसरा है उनकी हेल्थ, अगर वो सही रहेंगे तो अच्छे से काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे। कल को चलकर कोई भी दिक्कत आती है परिवार में तो कम से कम उनके वेलफेयर के लिए प्रोग्राम होना चाहिए, जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह, या फिर उनके बच्चों को या फिर बुजुर्ग उनके माता पिता को सपोर्ट प्रोवाइड कराना। तो इसके तहत में यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी जाती है इस एक्ट के, कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट वेलफेयर बोर्ड के थ्रू यहाँ पर ये चीजें प्रोवाइड कराएगी कि कैसे जो भी देश के अंदर में अलग अलग दुनिया भर की स्कीम ला रखी है उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है। देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि इंसान के पास में पैसा नहीं है, दिक्कत यह है कि उस पैसे का इंसान जो है ढंग से यूटिलाइजेशन करना जानता नहीं है। ऐसी बहुत सारी स्कीम है देश के अंदर में जिसके अंदर में भर भर कर पैसा दिया जाता है, पर लेकिन उस पैसे को ढंग से यूटिलाइज किया ही नहीं जाता है, यानी कि जिसके हिस्से में वो पैसा आना चाहिए उसको वो पैसा मिल ही नहीं पाता है, जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है उस तक वो चीज़ें पहुंच ही नहीं पाती है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की जरूरत है अगर बोला जाए तो। इसके अंदर में जो प्रोविजन रखे गए कि सबसे पहले तो स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पर भी कि जब यहाँ पर बात आई यहाँ पर इंडस्ट्री को आगे लेकर चलने की तो स्टेट के पास में ज़्यादातर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। आप लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर लेबर लॉज पढ़ा होगा, जो कि काफ़ी डिटेल में तसल्ली में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेसिकली, जब ईपीएफओ की आप लोग तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पर उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे वहाँ पर कि किस तरीके से हमारे देश में जो वर्कर हैं उनके लिए काम किया जाता है। देखिए, कोई भी एरिया अगर चलता है तो यहाँ पर दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि एक तो वर्कर का ध्यान रखना पड़ेगा और एक इंडस्ट्री का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वर्कर और इंडस्ट्री के बीच में जो बैलेंस बनाने वाली बात होती है उसी से सारी चीजें चलती हैं। अगर वो बैलेंस बिगड़ेगा तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसी के लिए यहाँ पर स्टेट वेलफेयर बोर्ड की बात की गई ताकि यहाँ पर चीजों को लेकर चला जा सके, उसके लिए फंड प्रोवाइड कराने की बात की गई, क्या क्या बेनिफिट यहाँ पर पहुंचते हैं। इसी के साथ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अपने लिए एटलीस्ट एक मिनिमम टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतने घंटे तो यार पढ़ना ही पढ़ना है। आप लोगों ने फिक्स कर लिया कि यार 6 से 7 घंटे तो डेली पढ़ना है, उसमें लेक्चर इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। वो आप लोगों की खुद की स्टडी होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 से 5 घंटे आप लोग खुद किताब लेके बैठो अपने आप से, उसको आप लोगों को लेकर चलना है। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पर ये होता है कि आप लोगों ने खुद से मेहनत की तो फिक्स टाइम हो गया, इतना पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर जब फिक्स घंटे हो गए कि काम इतना करना है, उसके बाद में अपना दूसरी चीज देख सकते हैं कि परिवार को टाइम देना, अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखना, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, यार दोस्तों से मिलना, गप्पे, थोड़ा अपना जो भी चीजें हैं इंसान की, तो फिक्स टाइम हो गया। इसी के साथ में अगर उनसे ओवर टाइम कराया जाता है तो उसके लिए ओवर टाइम वेज का भी जुगाड़ होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर कुछ ऐसी भी कंडीशन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन पर्सन होना चाहिए कि यहाँ पर इसके अंदर जैसे नहीं कई बार क्या होता है हैजार्ड्स चीजें होती हैं, तो वहां पर चीजें कैसे लेकर चलनी है, तो सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसके लिए सेफ्टी के बारे में बात किए थे, तो सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए कि यहाँ पर इससे आगे इस हद से चीजें पार नहीं करनी है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कोयले की खदानों के बारे में या फिर इस तरीके किसी भी इंडस्ट्री के बारे में जहां पर जान जाने की एक तरीके खतरा रहता है, तो वहां पर चीजों को ढंग से लेकर चलने की बात की जाती है। इसी के साथ में अभी जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिससे क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है वो है यहाँ पर ये कि यहाँ पर एक तरीके से लगाया जाएगा या कलेक्ट किया जाएगा सेस 1 से 2% जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रहेगी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आप लोगों को समझाने वाला हूँ जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछ ले जाते हैं कि आखिर ये चक्कर क्या है। ये एक तो होता है आप लोगों ने टैक्स लगा दिया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कि भाई साहब 5% टैक्स जो है वो यहाँ से निकल कर आने वाला है। एक है आप लोगों ने सेस लगा दिया। ये सेस और टैक्स में इतना बड़ा फर्क होता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर लड़ती रहती है। आखिर मुद्दा क्या है, आज की डेट में अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लोग खरीदते हैं, आप लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जो भी आप लोग सामान लेते हैं, उस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस पर आप लोगों का जीएसटी लिखा होता है, कितना जीएसटी पे किया है आप लोगों ने, ये हर जगह देखने को मिलेगा। इवन जैसे एसएलवी एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आप लोग क्लासेस भी लेते हैं तो वहां पर जीएसटी डिफाइन होता है कि इसमें कितना जीएसटी है, कि कहां कहां पर कितना जीएसटी जा रहा है, वो भी उसके उस पर्टिकुलर फी स्लिप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मतलब क्या हो गया कि हर एक प्रोडक्ट जो आप लोग ले रहे हो उसके ऊपर टैक्स लगा होता है, वो टैक्स गवर्नमेंट के पास में इकट्ठा होता है। वो गवर्नमेंट के पास में जो टैक्स जाता है सारा का सारा, गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट नहीं ले रही है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कैसा हो गया, मतलब यहां पर ये हो गया कि इनडायरेक्ट वे में वो टैक्स गवर्नमेंट के पास में पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने वो एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन पर आप लोगों ने क्लासेस ली तो टैक्स पे कर दिया आप लोगों ने, पर लेकिन अब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, वो हो गई एसएलवी टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी कि ये टैक्स जो है सारा का सारा जो है वो सरकार तक पहुंचाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो वो सारा का सारा टैक्स जो है गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है। तो ये इनडायरेक्ट हो गया, आप लोगों ने डायरेक्ट सरकार को नहीं दिया, आप लोगों ने पहले यहाँ पर किसी पर्टिकुलर क्लासेस के अंदर एडमिशन लिया, वहां पर टैक्स पे किया और फिर उसके थ्रू वहां पर वो जो है सरकार तक पहुंच गया।
कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से आप लोग खरीदते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो वहां पर भी ऐसे ही होता है, वो फिर अपना जीएसटी फाइल करते हैं तो मंथली या फिर क्वार्टरली, और वो वहां पर पहुंच जाता है। ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो मतलब कहने का यहां पर ये कि अगर कल को चलकर यहां पर एक तरीके से कोई भी टैक्स जो जहां पर सरकार के पास में जाता है, जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो सेंटर और स्टेट के बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और वो फाइनेंस कमीशन हमारे देश के डिसाइड करते हैं। पर लेकिन जब सेस के बारे में बात करते हैं, जो सेस लगा दिया कि एडिशनल 2% सेस लगा दिया, ये एजुकेशन में ठीक होगा, लगाया जाएगा, या 3% सेस लगा दिया, इसके लिए इन्वायरमेंट में हम लोग इसका यूज करेंगे इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए, तो इस हम लोग ने 1% और सेस लगा दिया, इससे हम लोग देश की सड़कें सुधारेंगे। तो सेस जब लगाया जाता है तो ये टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, यानी कि जो ऑलरेडी टैक्स चल रहा है उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स आप लोगों को ये देखने को मिलता है। और ये सारा का सारा पैसा जो होता है सेस का, ये सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ये सारा का सारा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। इसलिए यहाँ पर सेस को लेकर सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर चिल्लाती रहती है कि सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना तो पेट भर लेती है यहाँ पर सेस लगा लगा कर, और हमारे पास में पैसा इतना नहीं आ पाता है। तो उसके चलते यहाँ पर बहुत सारी ऐसे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसके चलते बार बार इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, तो रिवेन्यू का कलेक्शन जब यहाँ पर होता है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इसको यूज कर सकती है एनी पर्पज के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो सेस लगाया गया इन्वायरमेंट के लिए, वो इन्वायरमेंट के लिए ही यूज होगा। सेस लगाया गया एजुकेशन के लिए, तो वो एजुकेशन के लिए ही यूज होगा। सेस अगर लगाया गया कंस्ट्रक्शन वर्कर को फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी जिंदगी को सुधारने के लिए, तो उसी पर्पज के लिए यूज होगा, उसको कहीं और इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए कई बार क्या होता है, ये जो पैसा होता है ये जो इकट्ठा तो हो जाता है पर लेकिन वहीं पर ही पड़ा रहता है, उसका इस्तेमाल होता नहीं है। जबकि टैक्स जो होता है वो तो कहीं पर भी जाकर आप लोग कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखने को मिलेगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में यहां पर ये नजर आएगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर नोट नेसेसरी शेयर विद द स्टेट, तो सबसे खतरनाक चीज यहां पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फ्रस्ट्रेट रहती है। तो ये एक पर्टिकुलर एक अलग से एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अब ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, इसके अंदर में जो वर्कर है वो एनी वर्कर एनी एज बिटवीन 18 to 60, यानी कि 18 से लेकर 60 साल के बीच में कोई भी एज का जो वर्कर होगा उसको यहां पर दिखेगा। तो मिनिमम अगर बात करें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो होनी चाहिए उसकी, वो 90 डेज होनी चाहिए। जब से यहाँ पर एक तरीके से 90 डेज, जब यहाँ पर प्रीसीडिंग 12th मंथ, तो यानी कि एक तरीके से ऐसा नहीं कि कोई आज कंस्ट्रक्शन वर्कर बना और बोलने लगे नहीं मुझे तो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दो। तो एक ड्यूरेशन रखा गया है, टाइम ड्यूरेशन, जिससे कि उससे पता चले कि हाँ ये रिलेटिव में कंस्ट्रक्शन वर्कर है। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए। तो यहाँ पर वेलफेयर बोर्ड जो है वो सेक्शन 22 एक्ट के तहत में यहाँ पर आता है कि भाई साहब ये सारी चीजें ढंग से इंप्लीमेंट की जाएंगी। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पर, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब भी किसी ऐसे टैक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, किसी ऐसी स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसे सेस लगा दिया, चलो पैसा इकट्ठा कर लिया, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो इससे जो है उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो वर्कर है उनकी खस्ता हालत होने लगती है। अब सोचो वो काम कर रहे हैं पर लेकिन उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, पैसा भी इकट्ठा कर लिया यहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में, सरकार के पास में पैसा भी चला गया पर उसका ढंग से यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। स्कीम आती तो है पर लेकिन रियलिटी में इंप्लीमेंट नहीं होती है। एमजी नरेगा के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा न्यूज रहती है कि फंड जो है उसका ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं होता है, और कई बार तो फंड का काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई में उस फंड को 80% से ज्यादा फंड यूटिलाइज कर लिया एडवर्टीजमेंट के लिए। तो बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है जिसके ऊपर काम करना जरूरी है। ठीक है, तो ये बातें हैं यहाँ पर जो कि आप लोग समझ सकते हैं, और कई बार ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग माइंड में रखिएगा क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोग बनते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेस के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि सेस जो है वो यहाँ पर जो बेसिकली किसके ऊपर लगाया जाता है, तो टैक्स पेबल एंड द नोट ऑन द टैक्सेबल इनकम, यानी कि जो टैक्स होता है वो पे करते हैं उसके ऊपर सेस लगाया जाता है। मान लीजिए आप लोगों की जो इनकम है वो 10,000 रुपए है, उस पर आप लोगों ने 100 रुपए टैक्स पे कर दिया। अब जो 100 रुपए टैक्स पे किया है, इस 100 रुपए पर मान लीजिए 2 रुपए क्या लग गया, वो लग गया आप लोगों का सेस लग गया। तो यानी कि आप लोगों को अब टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 10,000 पे आप लोग 100 रुपए टैक्स पे कर रहे थे, अब 100 रुपए पर 2 रुपए और देना पड़ गया, तो अब आप लोगों को 102 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स होता है यहाँ पर, ये आप लोगों को याद रखना है, ना कि ये 10,000 पर 2% लगेगा, ऐसा नहीं होगा। 10,000 पर 2% लगेगा फिर तो ये काफी ज्यादा बैठ जाएगा। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर ये उन टैक्स पर लग रहा है जो आप लोग पे कर रहे हैं, तो ये एक मिनिमम अमाउंट होता है काफी, पर लेकिन जब ये लार्ज स्केल पर इकट्ठा किया जाता है तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो सेस जो होता है वो लगता है ऑन टैक्स पेबल नोट द टैक्सेबल इनकम, यानी कि 10,000 पे नहीं लगेगा, 100 रुपए पे लगेगा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर फॉर द टैक्स पेयर इट इज इक्विवेलेंट टू द सरचार्ज
ऑन दैट टैक्स, यानी कि एक तरीके से एक्स्ट्रा चार्ज पे कर दिया। सेस जो होता है वो दोनों पर लगाया जा सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पर। तीसरा बोला गया कि जो प्रोसीजर है, ऑल द टैक्सेस और सेस जो है वो क्रेडिट किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। तो यही चीजें अभी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई, जो कि आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर सेस के बारे में सारी बातें आप लोगों की लिखी हुई है कि कैसे कैसे यहाँ पर लगता है। तो दोनों जगह लग सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर आप लोग इसको लगा सकते हो, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में यहाँ पर ये पैसा इकट्ठा होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में संविधान के अंदर में क्या बात की गई है, अगर हाँ तो क्या इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है, अगर हाँ तो बताइए, देखता हूँ किस किस को याद है यहाँ पर ये बातें। ठीक है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, जब भी बजट के बारे में हम लोग बात करते हैं, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ से इसके बारे में क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछ लिया आता है। ठीक है, तो यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक स्कीम भी आप लोगों की कवर होगी। कल को चलकर क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, कितनी एज से लेके कितनी एज तक है, क्या क्या यहाँ पर मुद्दा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं। ठीक है, तो बताना जरूर कैसा लगा आर्टिकल, और फीडबैक जरूर दिया करो यार, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, 1 सेकंड लगती है, इसमें कोई जीएसटी भी नहीं लगता। और ठीक है तो बता दिया करो और फीडबैक जरूर दे दिया करो, चाहे यहाँ पर हो चाहे एप्लीकेशन पर हो। अपना प्यार जो है बनाए रखो, बहुत ही अच्छा लगता है जब देखते हैं एप्लीकेशन में, मतलब बहुत ही एक 4.9 की रेटिंग यार, ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है जिसकी कुछ हद नहीं है, वो भी एप्लीकेशन के ऊपर जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, यहाँ पर इतनी अच्छी रेटिंग देना, तो मतलब एक तरीके से लगता है कि मतलब एक तरीके से ना जो चीज़ एक स्टार्ट की गई है वो एक सही डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि एक फीडबैक जो ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी मायने रखता है। तो फीडबैक जरूर दिया करो आप लोग, 1 सेकंड लगती है, उससे ये चीज़ें जो हैं और ज़्यादा अच्छे लेवल पर चलती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं। तो फीडबैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो ये काम आप लोग जरूर किया करो। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये क्या फेक दिखा रहे हो, 50,000 के करीब डाउनलोड दिखा रहे हो यहाँ पर, हम जब जाते हैं वहाँ पर तो 10,000 ही दिखते हैं डाउनलोड तो क्या होता है, प्ले स्टोर जो होता है ना, उसमें बेसिकली कंडीशंस होती हैं कुछ, कि वो एक तरीके से उसको कुछ ड्यूरेशन के बाद में उसको अपडेट करता है। ठीक है, अभी यहाँ पर 50,000 नहीं है, 50 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, ये लगभग 55 के करीब हो चुके हैं, 55 से भी ऊपर हो चुके हैं यहाँ पर अगर बात करें तो। ठीक है, यहाँ पर अभी आप लोगों को बाहर नहीं दिख रहे हैं, बाहर ओनली 10 ही दिख रहे हैं अभी यहाँ पर, और ये रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पर, बाहर मुझे लग रहा है शायद 2,000 के करीब दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें आराम से अपडेट होती है। तो यार मैं आप लोगों को फेक चीज़ क्यों दिखाऊंगा, आप लोग ये बताइए, कैसी कैसी बातें करते हो, कई बार तो ऐसा लगता है मतलब कुछ भी बोलते हो यार तो यहाँ पर ये आप लोगों का प्यार है जो इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। 5 में से 4.9 रेटिंग होना ही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे आप लोगों को सीरियस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से जिसको पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं एंटरटेनमेंट है, जैसे यूट्यूब खोल लिया कुछ भी स्टार्ट हो गया, एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, सिस्टमेटिक वे में चलती है। तो इससे क्या रहता है, इससे रहता है कि पढ़ने वाला बच्चा ही वहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, तो कई सारे बच्चे तो ये बोलते हैं सर ऐसा लगता है पूरा एसएलवी परिवार एप्लीकेशन के ऊपर ही आ गए अच्छा यार, जो भी सीरियस है वो अच्छे से अपनी पढ़ाई को लेकर चल रहा है, और लाइफ में सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि एक प्रॉपर जॉब अगर हो जाए तो सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। तो ये सबसे बड़ा टारगेट है, और घर वाले भी आप लोग इसीलिए लगे हुए हैं। तो उसके लिए आप लोग अच्छे से फोकस कर चलिए, सीरियस तरीके से पढ़ाई करिए, जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हैं जिस तरीके से भी, बस ये कि अपना 100% दीजिए एक बार, बाकी जो होगा आगे देखा जाएगा फिर। ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी कसर आप लोगों को नहीं छोड़नी है। और शाम को जो क्विज होता है उसको जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, फिर वीकेंड में आप लोगों का टेस्ट भी होता है, उसको लेकर वो भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ये सारी फैसिलिटीज आप लोगों के लिए इसीलिए प्रोवाइड कर रखी है ताकि प्रॉपर सिस्टमेटिक में चीज़ों को लेकर चल सको। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से भी, ये आप लोगों के लिए बेसिकली एक सप्लीमेंट्री फैसिलिटी है। कर्नाटका जो है उसके अंदर अभी जो आयरन ओर है, आयरन ओर मतलब जहाँ से लोहे का जो बेस निकाला जाता है, या फिर रॉ मटेरियल बोलो आप लोगों को, निकाला जाता है, कच्चा लोहा निकाला जाता है, उसमें जो बेसिकली काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जो आयरन ओर थी उसका जो अभी यहाँ पर उसके अंदर से जो खनन होता था वो बंद कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर लिमिटेड कर दिया था। अब से फिर से उसको बढ़ाया जा रहा है। रीज़न क्या है अभी उसके बारे में बात करेंगे। कर्नाटका जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में जाके बोलता है मोटा भाई हमारे बच्चे जो हैं भूखे मर जाएंगे, अगर आप हमारी जो बैन लगा रखा है हमारे यहाँ पर खनन के ऊपर, अगर उसको अलाउ नहीं करोगे तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी नहीं। तो इसकी वजह से मोटा भाई होगा क्या, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको हम लोग जॉब नहीं दे पाएंगे, और उनको जॉब नहीं दे पाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें और भी आने वाली है ज़िंदगी में। वैसे ही कोविड-19 की वजह से जो है हम लोग अब तक उभर नहीं पा रहे हैं। रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हो गई और उसकी वजह से दिक्कतें हो गई हैं। तो मोटा भाई यार थोड़ा सा रिलैक्स दे दो। मोटा भाई को लगा कि बात तो यार सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो मोटा भाई ने सोचा कि ठीक है कुछ करते हैं। तो उसी के चलते अभी क्या किया गया मोटा भाई के द्वारा यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, ताकि लोगों को जॉब भी मिले,
तो यहाँ पर जो एक प्रतिबंध लगा रखा था वो प्रतिबंध हटा दिया है, मतलब कंप्लीटली नहीं हटाया, लिमिटेड एक तरीके से थोड़ा सा अलाउ कर दिया है। पहले 28 जो मिलियन मीट्रिक टन था उसको 35 कर दिया है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर रीजन की बात की जा रही है, जैसे यहाँ पर बालारी वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ कुछ रीजन में इनके द्वारा, जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये हो गया यहाँ पर चित्रदुर्ग, इसी के साथ में यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा तुमकुरू। तो ये पर्टिकुलर रीजन में जो 7 था रीजन यहाँ पर, इसको बढ़ाकर 15 कर दिया है, ताकि थोड़ी सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर बढ़ जाए। तो मोटा भाई ने अपना काम कर दिया, पर लेकिन जो भी चीजें की जाती है ना यार, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा काम क्यों किया, मोटा भाई ने ऐसा काम क्यों किया कि आप लोगों का जो इस तरीके से काम चल नहीं रहा है और यहाँ पर एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। तो कोई ना कोई बदतमीजी काटी होगा ना जो मोटा भाई को पसंद नहीं आई, तो मोटा भाई ने इसलिए आप लोगों के ऊपर बैन लगा दिया। तो इसीलिए यहाँ पर ये बातें बोली जा रही है कि जो बदतमीजी काटी है अब वो बदतमीजी रिपीट नहीं होनी है, ठीक है। तो एक तो बदतमीजी रिपोर्ट नहीं होनी है, पॉइंट नंबर 1। अब जितना अलाउ किया जा रहा है उसको आप लोगों को ढंग से एंजॉय करना है, ठीक है, यानी कि उन चीज़ों को अच्छे से आप लोगों को लेकर चलना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ये बैन लगाया गया था, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराने समय की बात है। पुराने समय मतलब 2010 की। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, यहाँ पर जो माइनिंग कंपनी थी यहाँ पर उसको शट डाउन कर दिया था और सीबीआई को यहाँ पर ये केस पहुंचा था। तो सीबीआई ने इनिशिएट किया था, इसके चलते फिर यहाँ पर 2 लोकायुक्त के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद में पता चला कि लगभग 700 के करीब गवर्नमेंट ऑफिशियल भी यहाँ पर इसमें संलिप्त पाए गए थे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, जो कि इलीगल माइनिंग स्कैंडल चला रहे थे। तो जब ऐसी चीज देखने को मिलती है, अब क्या ही बोले। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार ये तो पूरा का पूरा परिवार ही बर्बाद है, यानी कि एक तरीके से ना बोले कि ये पूरा परिवार ही मतलब एक तरीके से अलग डायरेक्शन में चल रहा है, इनको तो कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। तो पूरा परिवार मतलब पूरे का पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हुआ बैठा है। तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसको बोला गया यहाँ पर सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी, मतलब एक तरीके से सेंट्रल एम्पावरमेंट या फिर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी आप लोग इसको बोल सकते हैं। उसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उस रिपोर्ट के बेस पर यहाँ पर बोला गया कि भाई साहब इन्होंने तो अतकी मचा रखी यार, इतनी खुदाई तो चूहे भी नहीं करते जितनी खुदाई इन्होंने इलीगल तरीके से कर रखे हैं। चूहे कहीं पर जब मुझसे है ना कहीं पर छेद खोलकर किधर से किधर निकल जाते हैं। तो वही बातें देखने को मिली सुप्रीम कोर्ट को। तो इनके द्वारा इलीगल तरीके से जो अतकी मचा रखी थी वहाँ पर, तो उसको फिर इनके द्वारा लिमिट कर दिया गया कई जगह और उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने टोटल मिलाकर 2012 के करीब यहाँ पर ये कैटेगरी बना दी। तो इसमें कैटेगरी इनके द्वारा कई सारी कैटेगरी बनाई, लगभग 18 कैटेगरी। तो 18 कैटेगरी जो बनाई उनको A B C D करके इन्होंने नंबर दिया। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इनको वैसे तो समझ में नहीं आएगा, तो इनको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाते हैं। ABCD तो कम से कम आती होगी सबको। तो A का मतलब है काफ़ी अच्छी, यहाँ पर खनन जो है उल्टी सीधी हरकतें काफ़ी कम हो रहा है। B का मतलब थोड़ा हो रहा है। C का मतलब इस तरीके से इन्होंने इसको नंबरिंग दे दी। तो अभी यहाँ पर उसी कैटेगरी में इनके द्वारा काम किया जा रहा है कि इसको कैसे सुधारा जाए, तो इसके ऊपर कैसे काम किया जाए, तो उसको लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं थोड़ा सा यहाँ पर कवर करूँगा, जो कि बैकग्राउंड है, टॉपिक के अंदर नहीं है, वो एक्स्ट्रा है इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। कोई आप लोगों से पूछ ले जो आयरन ओर होती है वो कितने तरीके की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को, और ये जो तरीका होता है इसके बेस पर जब हम लोग चेक करते हैं तो कैसे पता चलता है कि इसके अंदर कितना माल है, माल मसाला कितना, ठीक है। उन्हें मतलब मूवी में आप लोगों ने देखा, और पाउडर लेके आया, कितने खोखे लेके आया, ठीक है। तो खोखे में कितना माल है, तो माल आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर सिडराइट हो गया और यहाँ पर लेमोनाइट हो गया। तो ये एक ही परिवार के अलग अलग 4 लोंडे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये जो लोंडा है ये पहले IIT क्लियर किया इसने और उसके बाद में UPSC क्लियर किया, और भाई साहब जो है जिंदगी से कलेक्टर के मजे ले रहा है, ठीक है। ये सेकंड वाला जो है इसने अपना स्टेट PCS क्लियर कर लिया और स्टेट PCS क्लियर करके ये भी अपनी जिंदगी के मजे ले रहा है। तीसरे वाला जो है ये भाई साहब जो है ये SSC क्लियर करके ये अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है। और चौथे वाला जो है यहाँ पर ये हो सकता है कि इसने ये तो पुलिस वगैरह कोई एग्जाम निकाल लिया, और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जॉब नहीं लगी। ये उस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि आप लोगों को जो मैंने बताया इन्होंने जितनी मेहनत करी उसके बेस पर इनको जॉब मिल गई। मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पोस्ट को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कितनी मेहनत करने पर कितनी जॉब मिलती है। यानी कि एक इंसान जो है अगर वो डेली दौड़ रहा है, उसको अपना वेट कम करना है, तो वो डेली रनिंग कर रहा है, तो रनिंग करते करते उसका वेट कम होगा। एक ऐसा है कि तो कुछ कम दौड़ रहा है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है वो पता चलेगा। तो एक IAS है, आप शादी में जाओ और वहाँ पर पता चले एक दूल्हा है, उसकी शादी हो रखी है, उसका दोस्त IAS है, वो आ गया वहाँ पर, बस अब दूल्हे की इज्जत फीकी पड़ जाएगी। जैसे IAS आएगा वहाँ पर सब बोलेंगे अरे यार IAS है, उसके ऊपर नजर रहेगी सबकी। तो ये आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है। तो अक्सर जब शादी में जाते हो ना, लोग पूछते हैं और भाई क्या कर रहे हो, तो औकात नापते हैं कि अभी भी बेरोजगारी घूम रहे हो हैं, अभी वेलापंती कर रहे हो हैं, अब तक नौकरी नहीं लगी ना, तो आप लोगों के जो जख्म होते हैं उन पे नमक छिड़क रहे होते हैं वो लोग। तो आप लोगों को चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटाइट है वो IAS ऑफिसर है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयरन का कंटेंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा
70 के करीब, ठीक है। ये सॉरी ये है यहाँ पर, ये नीचे पूछा दिया, ठीक है, नीचे जो पूछा दिया यहाँ पर, इसके अंदर आप लोगों को 72 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट के अंदर आयरन का कंटेंट सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, ये आइसोप्सर हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये हेमाटाइट। तो यहाँ पर पहले है M, याद रखिएगा, फिर है H, ठीक है। तो इस तरीके से आप लग सकते हैं MHS और L, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा हो गया ये हेमाटाइट, इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा 70%। तीसरा यहाँ पर लेमोनाइट, इसके अंदर 59%। और चौथा यहाँ पर यह है बेसिकली सिडराइट, इसके अंदर 48%। तो जिसके अंदर आयरन का कंटेंट जो है जितना ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को नजर आएगा, उसके अंदर से उतना ही लोहा निकाला जा सकता है, इसीलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे फॉर्मूले भी यहाँ पर दे दिए। थोड़ा सा केमिस्ट्री में आप लोगों का इंटरेस्ट है तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। टीचर के बारे में केमिस्ट्री से टीचर थे मेरे केमिस्ट्री के 11th और 12th में। केमिस्ट्री की इतनी नॉलेज थी भाई साहब, मतलब शायद ही किसी को होगी। पर बताऊं, मतलब आप लोग बोलोगे टीचर्स डे वाले दिन कैसी बात बोल रहा हूँ, पर सबसे जो बुरी कंडीशन थी वो थी कि वो बच्चों को ढंग से समझा नहीं पाते थे। मतलब उन्हें आई क्लास में और बस लिख के चले गए, किसी को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो अपने घर जाके पढ़ लेना, वो वाली चीज़ थी। तो केमिस्ट्री में बड़ी खस्ता हालत थी उनकी, मतलब उनकी नहीं, बच्चों की कर रखी थी उन्होंने। उनकी तो बढ़िया थी, वो तो प्रोफेसर बने बैठे थे। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो टीचिंग एक्चुअल में एक ऐसा हुनर है कि टीचिंग से ये नहीं पता चलता कि टीचर की नॉलेज कितनी है, वो नॉलेज टीचर की कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी नॉलेज को बच्चों को कितना डिलीवर कर रहा है, वो टीचिंग होती है। अगर मान लीजिए मेरे पास में जैसे लिमिटेड नॉलेज है, ठीक है, 2-4 शब्द जानते हो मेरे पास में, पर मैं आप लोगों को 2-4 शब्द समझा पा रहा हूँ, तो आप लोग डेली सुनने आ जाते हो, ठीक है। पर लेकिन पता चला कि मैं हजारों शब्द जानता हूँ और मैं 5 शब्द भी आप लोगों ने बता पाता हूँ ढंग से, और आप लोगों को लगता है यार ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया, पूरा लेक्चर सुन लिया कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसा लगता है आप लोगों को पूरे लेक्चर में इतने सारे आर्टिकल कवर करता हूँ मैं, आप लोगों की छोटी न्यूज़ कवर करता हूँ, इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करता हूँ, इसके अंदर क्वेश्चन भी आप लोगों के डिस्कस कराता हूँ, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी कराता हूँ, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी कराता हूँ, आप लोगों को वोकैबुलरी भी कराता हूँ। मतलब इतनी सारी चीज़ें रहती है इसके अंदर में। कहीं पर ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ जो है मतलब एक तरीके से समझ में नहीं आई बिल्कुल भी, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो कहीं पर, वो आप लोग पूछ लेते हो, पर लेकिन कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आई, सर से उतर गई। भाई साहब केमिस्ट्री में ये हाल रहता था हमारा, ठीक है। ऐसा लगता था कि कई बार इससे अच्छा तो यार पढ़ाई ना अगर, तो वो वाली चीज़ें। तो जरूरी है कि एक तरीके से इंसान को उसमें इंटरेस्ट भी आना चाहिए, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती टीचिंग में चले गए। तो ये चीज़ें है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर बात करें आप लोगों से पूछ ले हमारे देश में कहाँ पर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में कोई पूछ ले, तो 95% जो टोटल रिजर्व है आयरन ओर का, वो हमारे देश में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी कि इन राज्यों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल 95% आयरन ओर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर पाई जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जाता है। और अगर इन एरिया से आप लोग आते हैं, अच्छा कौन कौन है जो इन एरिया से आता है बताइए आप लोग जरा, तब आप लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है ये। इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊँ, अभी आप लोग समझेंगे मैंने आप लोगों को ये क्यों बोला, ये इंपॉर्टेंट क्या है। आप लोग देखें यहाँ पर यूपीएससी मेंस में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया यहाँ पर, ये पूछा गया कि प्रेजेंट लोकेशन आप लोगों को बतानी है आयरन और इसी के साथ में स्टील की जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो इस तरीके से जो उनके सोर्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों को बताना है। तो आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आप लोगों का बन गया। यूपीएससी ने 2020 में पूछा आप लोगों से क्वेश्चन। तो इससे आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि जो लोकेशन आप लोगों को बताई जाती है उनकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आएगी, तभी आप लोग चीज़ों को ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाँ यार ये चीज़ क्या है। जो माइनिंग वाइनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, 18 में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ ले यहाँ पर। इंटरेस्टिंग देखो, राजस्थान में बोला गया यहाँ पर, ठीक है, ये बोला गया यहाँ पर एक अगर स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों से पूछे कि यहाँ पर क्या पूछा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, और पूछा गया कि इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसके चलते आप लोगों से पूछा गया। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें लोकेशन झारखंड में क्या पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है। तो बेसिक चीजें आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, राजस्थान में क्या पाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को पता रहनी चाहिए। तो बोला गया कि 95% जो है आयरन ओर जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये बेसिक चीज़ें होगी आप लोगों के सामने। तो आयरन ओर आप लोगों के समझ में आ गई, जो कि आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर इसी आयरन ओर को और ज़्यादा निकाल सकते हैं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की, और उसको यहाँ पर बढ़ाने की बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। यहाँ पर जब भी आयरन ओर की जो भी यहाँ पर ये खान है, ये खुदान है जहाँ से आयरन ओर जो बांटा जाएगा, इसमें रिश्तेदारी नहीं चलेगी भाई साहब, इसमें ई ऑक्शन करना पड़ेगा। ई ऑक्शन मतलब
एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑक्शन करना पड़ेगा। जो बिडिंग यानी कि बोली लगाने वाले हैं वो अपना बोली लगाएंगे और उसके बेस पर फिर उनको आयरन ओर मिलेगी जो कि यहाँ से रॉ मटेरियल निकाल के लेकर जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ई ऑक्शन प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर ये चीज़ें कंडक्ट कराई जानी चाहिए। इसको फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, वरना सब जो है अपने घर वालों को टेंडर दे देंगे सारे के सारे और बोलेंगे एंजॉय करो, इतना मेरा कट्ठे इसमें वो घर पहुंचा देना, अपनी भाभी के अकाउंट में पहुंचा देना, अपने पापा के अकाउंट में पहुंचा देना, अपनी मम्मी बहन के अकाउंट में, भाई के अकाउंट में पहुंचा देना। ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे करप्शन के तरीके होते हैं। इसी को आप लोग बोलते हैं बेसिकली भाई भतीजावाद करना, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स में तो आप लोगों को देखने को मिलता ही है, पर यहाँ कम से कम न हो जो कि रॉ मटेरियल है, वरना लोग जो हैं अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे तो फिर यहाँ पर उसका रिसोर्सेज का ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं होगा। बिल्कुल जनरल साइंस जो होती है वहाँ पर आप लोगों से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनरल होते हैं वो कितनी कैटेगरी में आते हैं। तो ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैटेगरी में आते हैं। तो फेरस, नॉन फेरस, इसी के साथ में फ्यूल मिनरल और अदर जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया जाता है। तो एक छोटी सी स्लाइड भी डाल दी है जो कि आप लोगों को पीपीटी में मिल जाएगी, जिससे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक को डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो हल्का सा एक बार इसके ऊपर नजर डाल लेना, क्योंकि ये पॉइंट्स ऐसे होते हैं कई बार इनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो मुझे लगा ये डिवीजन आप लोगों को मिल जाएगा, तो एक बार नजर आकर इसके ऊपर डालोगे तो आप लोग इनको लंबे समय तक याद रख पाओगे। और एक बार नहीं, कम से कम 2 बार इनको गो थ्रू हो जाना, ताकि जो जनरल क्वेश्चन बनते हैं उनको आप लोग अटेम्प्ट कर सको। एक और छोटी सी बात यहाँ पर, अगर आप लोग जाकर यहाँ पर जो सर्च करोगे कोल, ठीक है, तो कोल के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता रखी है आप लोगों को। इनको जाकर आप लोग देख लेना, इसमें भी बहुत सारी बेसिक चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों के लिए कई बार जो क्वेश्चन होते हैं उनसे पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप लोग देखते हैं, यानी कि टॉपिक जो है, जो भी आप लोगों को डाउट लगा करे, इनको जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। कोयले के बारे में अलग से डाला था मैंने पूरा इसमें, ठीक है। तो उसको आप लोग एक बार देख लेना, तो जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। एक सेकेंड रुको यार, मुझे मिल नहीं पा रहा है वो। जैसे आप लोगों को जब सर्च करने की बात है तो आप लोग देखें यहाँ पर, जैसे कि कोल लिखा आप लोगों ने, तो यहाँ पर सर्च करिए कोल के जहाँ जहाँ सोर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा छिपा हुआ है नीचे। तो यहाँ पर जब आप लोगों ने कोयले के बारे में, तो पूरा कोयले के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी है। जीएस पेपर 3 में पूरा टॉपिक कवर कराया जाता है आप लोगों को यहाँ पर। ये पूरा कोयला क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, कितने तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये पिट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटनस, सब बिटनमेटस, इसी सब बिटनमस, इसी के साथ में एंथ्रासाइट। तो ये पूरी कोयले के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से आप लोग इसके साथ में कनेक्ट करके देखते हैं। तो कई बार आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर, इसको वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन का आंसर दो। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर जरूर दोगे। यहाँ पर बोला जा रहा है सारों के नाम लिख दें यहाँ पर, जो भी अभी आप लोगों को बताया, और बोला है कौन सा पेयर करेक्ट है। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। इसका आंसर जो है ऑलरेडी पीपीटी में आप लोगों को मिल गया है और अभी मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया कि इंडिया के जो स्टेट हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन द नॉन कोल माइंस। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि स्टेट गवर्नमेंट वहां पर गई है, यानी खुद स्टेट गवर्नमेंट गुहार लगा रही है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी यहाँ पर। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव द ये गोल्ड माइन, ठीक है। तो ऐसा बोला है, गोल्ड माइन है नहीं यहाँ पर। ऐसा आप लोगों को लगता है कि वहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम रॉ मटेरियल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर प्रोडक्शन, तो ये मैप पर आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिए। तो ये आप लोगों के सामने लोकेशन हो गया। राजस्थान के अंदर भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बोला गया राजस्थान में आयरन ओर नहीं है। राजस्थान में, अगर राजस्थान से आते हैं आप लोग, तो यहाँ पर लोकेटेड है, ये है बेसिकली भिलवाड़ा के अंदर में। तो इस तरीके से अगर स्टेट पीसीएस के अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चन इतने फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं, ऐसा लगता है कि वो लाल टपकाए बैठे रहते हैं कि बस पूछ ले, कहाँ से फटाफट क्वेश्चन निकाल के लाए। न्यूज़ में आ गया तो और दवा के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो ये जो भी बातें हैं सारी आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक को कवर करो। और आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोगों के सामने अब तो क्वेश्चन आ गया ना, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया। यूपीएससी ने ऑलरेडी यहाँ पर पूछ रखा है, तो ये आप लोगों के लिए और अच्छा हो गया। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, जो स्लाइड मैंने आप लोगों को दिखाई है, इसी का क्वेश्चन है यहाँ पर। नॉन मेटेलिक, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के बारे में पूछा गया है। तो अबोव स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, तो ये आप लोग को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसका भी आंसर पूरा बता दिया है और यहाँ पर ये पूरी स्लाइड आप लोग देख लेना, आंसर सी हो गया। इससे आप लोगों को पूरी चीज़ों का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वही है, पढ़कर सुनाऊंगा और आप लोग पढ़ोगे, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये सारी इसके अंदर लिखी हुई है, ये पॉइंट टू पॉइंट। बाकी सारे नोट्स जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए। जो भी बातें मैंने बोली हैं, सारी की सारी बातें जो हैं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जो ये मैंने बताया यहाँ पर, इसका भी नोट्स है आप लोगों के सामने, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि आंसर राइटिंग भी हो गया, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों ने एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर लिया
और इसी के साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोयले वोयले के बारे में भी हम लोगों ने देख ली। तो इसको कहते हैं ढंग से पढ़ाई करना, इसको कहते हैं यूपीएससी के लिए पढ़ाई करना। अभी जो आर्टिकल मैं आप लोगों से नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल कुछ दिनों पहले भी अभी न्यूज में था, अभी फिर से बार बार न्यूज में आ रहा है। ये बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है। आज फिर एक इसके ऊपर एडिटोरियल आया और कई सारी बातें वहां पर बोली गई हैं उसके अंदर में। तो कई सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्योंकि देखिए अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के जन्म और उसकी मृत्यु के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसी में वो यहाँ पर इस पृथ्वी पर रहता है, तो क्या क्या उसके लिए फैसिलिटी होती है, क्या क्या चीजें रहती हैं, तो कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो उसी के चलते बताया गया कि कई सारी चीजें हम लोगों को सही लगती है, कई सारी गलत लगती हैं, तो उसको चेंज कर कर जो हम लोग कर रहे हैं वो कितना सही है। तो ये देखा जाता है कई बार जो डेटाबेस इकट्ठा किया जाता है, ये बोलते हैं कि क्या ये सही है, उसको अपडेट किया जाएगा टाइम टू टाइम या फिर नहीं, उसको ढंग से यूज किया जाएगा नहीं। जैसे कि आधार कार्ड के साथ में हम लोगों ने बात की थी कि अभी एमजी नरेगा के साथ में उसको कनेक्ट कर दिया स्कीम के साथ में, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो आप लोग अगर कोई चीज लेकर आ रहे हो तो कैसे बैलेंस बनाकर चलना है, तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसी के ऊपर आर्टिकल लिखा गया, तो अच्छे से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करेंगे, आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा। दोस्तों, जब एक इंसान पैदा होता है और जब वो आखिरी सांस लेता है, उसके बीच में इतनी सारी घटनाएं घट जाती हैं कि हमको पता भी नहीं चलता है कि कैसे कैसे ये जिंदगी जो है वो निकल जाती है। एक इंसान जब पैदा होता है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, और जब उसकी डेथ होती है तो उसका एक बनता है डेथ सर्टिफिकेट। तो आज की ये जो न्यूज़ है वो इसी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की पार्लियामेंट के अंदर में जो लोकसभा है उसमें पास कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जो बिल है ये वाला। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है। आप लोग बोलोगे सर क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, आखिर ये क्यों कर रही है सरकार, इसकी क्या जरूरत पड़ गई है। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जीएस पेपर 2 में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। अगर आज की डेट में आप लोग कुछ भी बनवाने जाते हैं तो किसी न किसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब यहाँ पर ये बर्थ सर्टिफिकेट जो है मैंडेटरी करने जा रहे हैं, यानी कि हर एक इंसान नहीं, मतलब जब बच्चा पैदा होगा उसको तो पता भी नहीं है कि बेचारे को क्या क्या चीजें हो रही है उसके साथ में, वो जस्ट पैदा हुआ है, ठीक है अभी, और उसको ये नहीं पता है कि उसका सर्टिफिकेट बन गया। अब उसका आने वाले टाइम में ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, पासपोर्ट बनेगा, आधार कार्ड बनेगा, वोटर आईडी कार्ड बनेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर द मैरिज होगा, जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी इन सर्टिफिकेट के ऊपर घूमेगी, इन सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंड होगी। यानी कि जो सर्टिफिकेट बनने जा रही है, समझो कि ये पूरी उम्र के लिए ठप्पा है कि हाँ इससे सारी चीजें चलेंगी। ये ऐसा नहीं है पहली बार हमारे देश में हो रहा है, होने कहते हैं इसमें ऐसा पहले भी हुआ है मन्नू शर्मा, तो मन्नू शर्मा ऐसा पहले भी हुआ है। पहला क्या हुआ है पहले वो बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पर जैसे आप लोगों को पता है हमारे देश में कई सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि 1 टैक्स 1 कंट्री, 1 राशन कार्ड 1 कंट्री, 1 यूरिया 1 कंट्री, वो वाली चीज़ें चल रही हैं सारी। तो ऐसे ही यहाँ पर बात की जा रही है कि सिंगल डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाएगा अलग अलग चीज़ों में, खासकर अगर आप लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी एडमिशन लेते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो रहेगा ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रहेगा कि जब इंसान पैदा हुआ है, इंसान हालांकि पैदा नहीं हुआ है, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, अभी इंसान तो आगे बनेगा जब भी छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है तो यहाँ पर उस दिन से उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा, और वो सर्टिफिकेट ताउम्र जो है काम आएगा कि हाँ इस दिन, इस तारीख में, इस ईयर में, इस पर्टिकुलर समय पर ये बच्चा पैदा हुआ है। तो वो सर्टिफिकेट ताउम्र जो है वो काम आने वाला है अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इससे पहले एक कानून हुआ करता था जिसको बोलते थे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। यानी कि सबसे पहले तो आप लोग यही याद रखिएगा कि जो नया कानून अभी बनाया जा रहा है ये एक पुराने कानून को रिप्लेस कर कर लाया जा रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा कानून रिप्लेस किया गया है, जो भी नया कानून बनाया ताजा ताजा। तो याद रखना रजिस्ट्रेशन यानी कि किसी चीज को रजिस्टर करना, पंजीकरण करना, उसमें जो उसका जन्म और मृत्यु का जो बेसिकली ये पहले एक्ट था 1969 यानी कि 1969 का ये कानून यहां पर हुआ करता था। पर लेकिन आप लोगों को पता है कि हम लोग एक ऐसी एज में बैठे हुए हैं जिसको आप लोग डिजिटल एज बोलते हैं, मॉडर्न एज बोलते हैं। तो पुराने टाइम पर जो सारी चीजें मैनुअली हुआ करती थी अब वो आराम से चेंज हो रही है, और आज की डेट में सारी चीजें जो हैं वो डिजिटल फॉर्म में होती हुई जा रही हैं। तो इसी के चलते बहुत सारे ऐसे प्रोविजन जो हैं इसके अंदर में चेंज किए गए हैं, और यहां पर एक नया कानून लेकर आया जा रहा है जिसको बोला गया रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ
ये बिल है। अब ये कब का हो गया, ये अब का हो गया, जिसको आप लोग 2023 यानी कि लेटेस्ट बिल आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है जो कि एक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है, और आप लोग इसके बारे में याद भी रखिएगा कि आज की डेट में आप लोगों ने सुना होगा आधार डेटा के बारे में कई बार बात की जाती है कि प्राइवेसी का हनन करता है, कि कई बार ऐसा लाना जाए कि डेटा चोरी हो गया तो इंसान की प्राइवेसी का हनन हो गया। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ बात करूंगा, पर उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि यहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर में 7वां शेड्यूल है संविधान के अंदर में, और उसमें 3 लिस्ट आती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्र की सूची, दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य की सूची, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो जो ये मुद्दा है जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ यानी कि पंजीकरण करना जन्म का और मृत्यु का, ये कहां पर आता है, इसको यहां पर रखा गया है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे कि ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है, पर लेकिन अगर सेंटर ने कानून बना दिया पहले तो उसका कानून जो है वो प्रिवेल करेगा, यानी कि उसको फॉलो करेंगे स्टेट जो है, उससे इंस्पायर करके अपने राज्य के अंदर में अपने हिसाब से कानून बनाएंगे या फिर उसको ऐसा का ऐसा इंप्लीमेंट कर देंगे। पर सीधी सीधी बात यहाँ पर यह है कि दोनों को पावर मिल गई यहाँ पर, स्टेट को भी और पार्लियामेंट को भी, बेसिकली यानी कि पार्लियामेंट को भी स्टेट को भी, कि वो अपने खुद से कानून बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया। मान लीजिए कोई डिफेंस के बारे में बातें करता तो डिफेंस की बात होगी तो भाई साहब सेंटर ही कानून बना सकता है। मान लीजिए सिटीजनशिप के बारे में बात कर दी किसी ने तो सेंटर ही कानून बना सकता है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप लोग बात करें स्टेट के बारे में, तो अगर कोई ऐसी चीज जैसे हेल्थ के बारे में बात कर दी तो यहां पर स्टेट की पावर आ गई। तो ये सारी की सारी लिस्ट है बकायदा, आप लोग के पॉलिटी की बुक अगर आप लोग उठाकर देखोगे उसमें काफी तसल्ली में ये सारी चीजें जो है वो मेंशन की गई है। पर आप लोगों को एक बात पता है कि कुछ भी चीजें हैं उसके कमियां और खामियां जब तक सामने ना आए तब तक उसके बारे में हम लोग ये नहीं बोल सकते हाँ भाई साहब ये बहुत अच्छी चीज है, हाँ भाई साहब इसको आंख बंद कर एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ करता है। तो यहां पर अब इससे रिलेटेड क्या क्या बातें की जा रही है, इससे रिलेटेड कई सारी बातें की जा रही है। पहले तो यहां पर इसका एम क्या है कि हाँ हम लोग क्यों इसको लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो इसीलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में हम लोग पर्टिकुलर पर्सन का जो उसका बर्थ का जो है डेट जान सके, उसका प्रॉपर टाइम जान सके, और उसी के बेस पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किए जा सके। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बहुत तरीके की चीजें तैयार की जाती हैं। जैसे हमारे देश के अंदर में आप लोगों को पता है कि आज की डेट में कई सारे डेटा तैयार किए जाते हैं। इवन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भी यहाँ पर बर्थ एंड डेथ जो है रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। जब सेंसस यानी कि जनगणना जो है वो तैयार की जाती है, इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन हमारे देश के अंदर में सेंटर सिविल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वो यहाँ पर इन सारी चीजों को सेंट्रलाइज करने का काम करेगा, क्योंकि आगे चलकर कोई ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड अगर बनाना चाहता है किसी भी राज्य से हो तो यहाँ पर आसानी से इसका इस्तेमाल कर उसको यूज किया जा सकता है। पर लेकिन आप लोग खुद सोचो, इतना सारा डेटा एक जगह इकट्ठा रखा हुआ है और ये सारा का सारा डेटा जो है वो कोई चोरी करके चला गया। या फिर आप लोग ये सोचो, एक पर्टिकुलर बच्चे को एडमिशन लेना है एक इंस्टीट्यूशन के अंदर में, और जहां पर उसको एडमिशन लेना है उसको ये बोला जा रहा है कि भाई एडमिशन तुम्हें तब मिलेगा, पहले अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ। भाई बोल रहा है कि यार मेरा तो बर्थ सर्टिफिकेट अभी नहीं है मेरे पास में, तो क्या आप लोग उसको स्कूल कॉलेज के अंदर में एडमिशन नहीं दोगे? क्या उस बच्चे का एडमिशन वहां पर नहीं होगा? तो यहाँ पर 2 मुद्दे बड़े फ्रीक्वेंटली डिस्कस किए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 तो राइट टू प्राइवेसी। आप लोगों को पता है हमारे संविधान के अंदर में जो एक पर्टिकुलर केस को ध्यान में रखते हुए केएस पुत्तास्वामी केस जो है वो आप लोगों को याद रखना है। इस पर्टिकुलर केस को जिसके तहत यहां पर आर्टिकल 21 के अंदर में राइट टू प्राइवेसी जो है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया, यानी कि किसी की जिंदगी में तुम ताक झांक नहीं कर सकते हैं। आप लोग जैसे आधार कार्ड के डेटा के बारे में बात करें, उसमें आइरिस स्कैन होती है, फिंगरप्रिंट होती है, जिनका इस्तेमाल कर कोई भी आप लोगों का डेटा जो है वो चोरी कर सकता है। द रिटर्न्स ऑफ अभिमन्यु मूवी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, किस किस ने देखी है, कई सारे बच्चों ने बोला कि हमने देख रखी है। जिसने नहीं देख रखी है देखना, मूवी सर्च कर लेना, द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु, साउथ इंडिया की मूवी है, घर वालों को भी दिखाना, चक्षु खुल जाएंगे आप लोग, ऐसी मूवी है। ठीक है, तो उसमें इसी डेटा को चोरी कर कैसे उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया सकता है, किसी इंसान की प्राइवेट इंडिविजुअल लाइफ में कैसे घुसा जा सकता है, तो वो सारी बातें वहां पर बताई गई है। तो सबसे पहले तो यहां पर ये बात बोलिए कि राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है और यहां पर उसके तहत यहां पर इसका हनन किया जा सकता है। तो जरूरी है कि किस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है, तो ये बात सबसे पहले यहां पर बोली गई। अब दूसरी बात क्या है, 2 फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। एक तो आर्टिकल 21 बता दिया मैंने आप लोगों को, राइट टू प्राइवेसी। अब दूसरा आर्टिकल कौन सा होगा जिसके थ्रू यहां पर इसका हनन हो रहा होगा,
वो भी आप लोग ध्यान से सुनिए, हो सकता है किसी के माइंड में चीजें ना आई हो, पर अब बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। दूसरा है, एक बच्चे को अगर एडमिशन लेना है और उस बच्चे को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, रीजन क्या है? क्योंकि उसके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो? अगर आप लोगों ने मैंडेटरी कर दिया ये, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि फिर से आप लोग फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं। मतलब पार्ट 3 के अंदर जब आप लोग जाओगे संविधान में, आप लोगों को साफ साफ पता है संविधान में लिखा हुआ है कि राइट टू एजुकेशन यहां पर बेसिकली दे दिया गया है 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए। मतलब अगर किसी बच्चे के पास में अगर अब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग उसको एडमिशन देने से कैसे रोकोगे? तो बता दो, क्योंकि ये तो आर्टिकल 21A के अंदर में फंडामेंटल राइट है कि 6 से लेके 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। अगर कोई इसमें टांग अड़ाता है तो भाई साहब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। तो यानी कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 20 और राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, तो यहां पर ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के साथ में भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ में भी यहां पर इसका कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ आने वाले टाइम में नजर आएगा। ये बातें बोली जा रही है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या की जा रही है कि गवर्नमेंट जो है वो इसका इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं टारगेट कर सकती है अपने ना अलग अलग जो डेटा तैयार करती है गवर्नमेंट, तो उसके बारे में बहुत बातें की जा रही है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये डेटा का इकट्ठा इस्तेमाल कर यहाँ पर ये अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉलिसी जो है किस तरीके से किन लोगों के लिए निकाल कर लेकर आए। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, अभी आप लोगों को पता है जनसंख्या कंट्रोल करने की बात की गई। अब उसके लिए यहाँ पर एक्ट कानून लेकर आ गए कि हाँ इनकी जनसंख्या कंट्रोल करनी है, तो बोला जा रहा है कि इस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर। तो ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही हैं। हालांकि कंट्रोल करना जरूरी है चीजों को मैनेज करने के लिए, ढंग से पॉलिसी लाने के लिए, और फायदे बहुत सारे हैं। आप लोग बोल सकते हैं अगर पता है एग्जैक्टली ये बच्चा कब पैदा हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं कि उसको अगर किसी को अडॉप्ट करना है, कहीं ऑर्फन एज में, कहीं अबेंडन, कहीं हाउस में, या फिर कहीं सैरोगेट बच्चे के बारे में बात की जाती है, तो बहुत सारी चीजें यहां पर की जाती है। इवन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राशन कार्ड, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। प्रॉपर्टी में जब बात करते हैं, आप लोगों ने देखी ना मूवी कि बच्चे को उसके नाम प्रॉपर्टी जो है तब तक नहीं होगी जब तक कि 18 साल का लड़का या फिर लड़की नहीं हो जाती है, तब तक उसको पाल रहे हैं भाई साहब वो, कि 18 साल का होगा तो या तो मार देंगे या फिर इसकी शादी करा लेंगे अपने किसी जानने वाले के साथ में। देखिए ना कई बार ऐसी मूवीज, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें और ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी जब होगी यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में सारी चीजें आएंगी तो लोगों को सोशल बेनिफिट भी यहाँ पर मिल पाएंगे। और बाकी ये सारी चीजें मैंने बता दी कि लगभग 50 साल पुराने कानून को ये चेंज कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ में कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है और प्राइवेसी का भी हनन कर सकता है। जैसे केएस पुत्तास्वामी केस के बारे में अगर बात करते हैं, तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब कौन सा पहलू देखा जाएगा वो देखने वाली बात है, पर हाँ ये भी है कि रिक्वायरमेंट भी है ऐसी चीजों की ताकि लोगों का डेटा जो है वो सिस्टमेटिक वे में उसको बेसिकली प्रोटेक्ट भी किया जा सके। इसके लिए भी सिस्टम तैयार करना जरूरी है, ठीक है। ध्यान से सुना, बताइए यस या फिर नो। सुना ना, देखता हूं सुना कितना अच्छे से सुना भी देख लेता हूं, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो। ये बात की जा रही है रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड द डेथ, जो बिल है अमेंडमेंट बिल 2023, इसके बारे में स्टेटमेंट देखो कौन कौन सी करेक्ट है। बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड द डेथ जो है ये बेसिकली अमेंड कर रहा है 1969 का जो कानून है उसको। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ और डेथ जो है ये स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। सही आंसर क्या है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। अटेम्प्ट करना यार, अभी डिटेल में तसल्ली में डिस्कस किया है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहां पर आता है आंसर? क्या हो गया आंसर? हो गया क्या हो गया आंसर? हो गया ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट की बात की जा रही है और यहां पर क्या है, यहां पर स्टेट लिस्ट की बात की जा रही है, तो आंसर ए हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखना, हाँ ठीक है ना, यहीं पर ही डूब जाओगे भाई साहब। ध्यान से पढ़ा फिर भी ए लगा कर गए, क्यों? इनकरेक्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ओ माय गॉड, इनकरेक्ट भूल गए, देखना एग्जाम में यही प्रैक्टिस बस आप लोगों को करके जानी है, यहीं पर ही सारी जो है लुटिया डूब जाती है। पता है सारा क्वेश्चन, सारी चीजें पढ़ी है, एक एक पॉइंट पता है, पर लेकिन गड़बड़ कहाँ होगी? गड़बड़ होगी कि क्वेश्चन ढंग से ही नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस इतना कर लो ताकि ध्यान से आप लोग पढ़ सको, ठीक है। और इसीलिए डेली एप्लीकेशन पर आप लोगों को क्विज जब आप लोग अटेम्प्ट करते हो उसमें 10 क्वेश्चन आप लोगों को डेली दिए जाते हैं। तो आप लोग सोचो 10 क्वेश्चन डेली आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो और इसी तरीके से 10-10 क्वेश्चन हो गए तो महीने में 300 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के पास में। और इसी साथ में वीकली टेस्ट भी होता है आप लोग का, ठीक है। फिर उसी से मंथली टेस्ट भी आप लोग का निकल कर आता है। तो सोचो कितने अच्छे से आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हो, कितने अच्छे से अपना करंट अफेयर तैयार कर सकते हो। तो चीजों को एंजॉय करो और अच्छे से चीजों को आगे लेकर चलोगे तो चीजें याद भी रहेंगी। तो प्रैक्टिस में लेकर आओ चीजों को, फिर देखना एग्जाम में कितना मजा आएगा, है कि नहीं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना। बाकी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ आप लोग कितने कितने बड़े बड़े बच्चे मुझे देख रहे हैं कितनी कितनी एज के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं भी तो जानू मतलब अपना ईयर लिखना, किस साल में आप पैदा हुए हो, ठीक है अभी ये बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है
तो खाने की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और उसके लिए और ज़्यादा ज़मीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी कि जो ज़मीन अभी हमारे पास में है उस ज़मीन से हम लोगों का पेट नहीं भर पाएंगे। अगर लोगों का पेट भरना है और ज़्यादा ज़मीन जो है रिक्वायरमेंट हमको चाहिएगी, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोगों के माइंड में क्या आता है? और ज़्यादा ज़मीन अगर चाहिएगी तो हम लोग को सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा? कोई भी एक ऑप्शन आप लोग बताओ कि क्या सॉल्यूशन है इसका। यानी कि आप लोगों को अगर ज़मीन भी ज़्यादा नहीं चाहिए, हम लोग को पैदावार भी बढ़ानी है, तो उसके लिए भी आप लोग सॉल्यूशन बता सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं नॉर्मली, कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आप लोग देखोगे, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर सोलर पैनल के बारे में, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे हमारे देश में सोलर पैनल जब स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट किए जा रहे थे सौर एनर्जी को लेकर, तो उस टाइम पर उसकी जो प्राइस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और उस टाइम पर अगर दूसरी जो बिजली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया कि सोलर पैनल का जो प्राइस है वो इतना हाई है, और हमारी कंट्री में अगर बात करें कोयले से प्रोड्यूस की गई जो बिजली है उसका प्राइस काफ़ी सस्ता है, तो क्या हमको कोयले से प्रोड्यूस की गई बिजली को ही फॉलो करना चाहिए? क्यों सोलर पैनल में इतना पैसा खर्च करना है? तो इस तरीके से वो जानना चाहते हैं कि किसी मुद्दे पर आप लोग कैसे सोचते हैं, और वो सोच अगर आप लोगों ने एक बार डेवलप कर ली तो फिर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। एक और छोटी सी बात मैं पूछना चाहूँगा, क्या कभी भी आप लोग एक दिन जो है भूखे रहें, यानी कि आज खाना ही नहीं मिला? ऐसा नहीं कि खाना व्रत की वजह से नहीं खाया, मतलब कि खाना मिला ही नहीं। अगर मिला ही नहीं वो तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई इसका मतलब ज़िंदगी में। पर कई सारे लोग हैं कि फास्ट रख लिया, उसकी वजह से भी खाना नहीं खाया, तो आप लोगों को देखने को मिलता होगा शाम तक आते आते पेट में चूहे नहीं डायनासोर कूदने लगते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि बस किसी तरीके से खाना मिल जाए, वो वाली कंडीशन देखने को मिलती है। पर लेकिन इस सिचुएशन को उस इंसान के साथ में सोचो आप लोग, आपने तो ये जो एक तरीके से फास्ट रखा है वो अपनी मर्जी से रखा है, पर एक ऐसा तबका सोसाइटी का जिसको खाना ही नहीं मिल रहा है, उसके बारे में आप लोग जरा सोच के देखो कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब इंसान जो है वो खाना ही नहीं खा पाता है। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि भूखे पेट जो है वो भगवान के भजन नहीं होते, ये रियलिटी है। इसीलिए हर जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी अगर आप लोग देखेंगे, एजुकेशन यानी कि पढ़ाई से पहले वहाँ पर हेल्थ को रखा गया है। यानी कि अगर इंसान की हेल्थ सही होगी, बाकी सारी चीज़ें जो है वो इंसान सही कर लेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है खाना। और अगर बोला जा रहा है कि जैसे पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं, तो ऐसे पैटर्न में चलते रहे तो 2050 तक का हम लोग ये जो खाने की पूर्ति है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हो। एक इंसान के बारे में अगर बोला जाए तो बेसिक चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी, क्या चाहिए इंसान को, कि रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी उसमें सबसे पहले बोला जाता है। अगर वो डायलॉग भी आप लोगों को याद हो तो यहाँ से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी होने वाली है। आप लोगों को पता है, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बताओ कि क्या करना पड़ेगा अगर हम लोगों को ज़्यादा ज़मीन चाहिए या फिर ज़्यादा खाना उगाना है, तो दो सीधे सीधे सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। एक तो सीधी सीधी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब किया जाएगा जो नॉर्मली, एक तो पेड़ काटे जाएंगे कि ज़मीन ज़्यादा कहाँ से निकल कर आएगी, वो फॉरेस्ट से निकल कर आएगी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो रहा है। यानी कि ब्राज़ील में आप लोग देखो, अमेजन के जो फॉरेस्ट है यहाँ पर वो काफ़ी लार्ज स्केल पर क्लियर किए जा रहे हैं। किसके लिए? ओनली एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि खेती करने के लिए। तो मैं इंडिया के अंदर बैठा हुआ आप लोगों को ये बात पढ़ा रहा हूँ, जिस टाइम ये पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पर ब्राज़ील के अंदर में ये कार्यक्रम या फिर आप लोग बोलो ये कुक्रम ऑलरेडी दुनिया में चल रहा है कि फॉरेस्ट को साफ किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर कुछ लोग तो इसको आवश्यकताओं की पूर्ति बोलते हैं, और कुछ यहाँ पर इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि आखिर जंगलों में से निकलता है क्या है, क्यों ना एग्रीकल्चर की जाए, खेती की जाए, और यहाँ पर अपने लोगों की जो बेसिकली एक तरीके से ना एक पैदावार बढ़ाई जाए, एक तरीके से लोगों को और अच्छी जिंदगी यहाँ पर दी जाए। हर एक देश का नेता यहाँ पर कुछ ऐसा ही सोचता है। ऐसा ही सोचा जा रहा है यहाँ पर फिलहाल के टाइम पर कई सारे देशों के अंदर, इवन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में भी। तो जिस तरीके से ये ग्लोबल लेवल पर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, बोला जा रहा है कि अभी फिलहाल के कंपेयर में अगर आप लोग देखोगे, फिलहाल का मतलब अगर इसको आप लोग 2012 के साथ में कंपेयर करो, तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो फूड की डिमांड जो है, जो फूड की डिमांड टू सपोर्ट द ग्लोबल जो पॉपुलेशन है, वो 50% मोर देखने को मिलेगी 2050 में एज कंपेयर टू 2012 में। मतलब क्या हो गया समझाता हूं। अभी हम लोग 2012 से अगर कंपेयर करेंगे और हम लोग देखेंगे जब हम लोग 2050 में पहुंच जाएंगे, तो इसके बीच में आप लोग डिफरेंस देखो। 2050 में जब पहुंच जाएंगे तो 38 ईयर यानी कि 38 साल का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 38 साल में 50% ज्यादा जो खाने की रिक्वायरमेंट यहां पर बढ़ जाएगी, और उस खाने की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए
हम लोगों को 165 से लेके 600 मिलियन मोर हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी, और लाइव स्टॉक यानी कि जो जीव जंतु है हमारे पास में, जो गाय भैंस, इनकी जरूरत पड़ेगी अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उस पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकें, यानी कि उस जनता को खाना खिला सकें। अगर ऐसा नहीं किया तो लोग जो हैं वो भूखे मरना स्टार्ट हो जाएंगे और दुनिया भर की महामारी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ये बात अकेला ऐसा नहीं कि यूएन ही बोल रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोल रही हैं। जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग FAO बोलते हो, इसके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लैंडस्केप फोरम डिजिटल, इसमें ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम विद फॉरेस्ट, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। यानी कि एक तरीके से इनके द्वारा ये बोला गया कि जहां पर आज की डेट में हमारे पास में फॉरेस्ट हैं, वहां पर ओनली जंगल है, तो यहां पर जंगल ही जंगल सब जगह खड़े हुए हैं, तो उस फॉरेस्ट के बारे में बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रखते हुए क्यों ना उसी के आसपास में कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए कि उसके अंदर में हम लोग कोई खेती बाड़ी भी करना स्टार्ट कर दें, यानी कि फॉरेस्ट को एग्री फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट जो है वो साथ साथ में चले, तो उसको आप लोग एग्री फॉरेस्ट बोलोगे बेसिकली। अगर आप लोग नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो ये सिचुएशन अभी आप लोगों ने देखी भी होगी। कई सारे ऐसे एरिया देखने को मिले, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश नहीं सॉरी पंजाब, हरियाणा, या फिर कुछ एरिया आप लोगों को मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे, जहां पर जो पॉपुलर ट्री है वो पेड़ लगाए गए खेतों के किनारों किनारों पर। आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक टाइम पर काफी बूम आया कि ये पेड़ लगा लो, दुनिया भर का पैसा मिलेगा। तो इस तरीके पेड़ लोगों के द्वारा अपने खेत के चारों ओर, कईयों ने खेत के बीच में भी एक लाइन लगा दी और उसके बीच में बेसिकली खेती की जा रही थी। तो ये सिचुएशन यहाँ पर फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में, अगर सबकी जो खाने की रिक्वायरमेंट हम लोग पूरा करना चाहते हैं तो। पर बुरी कंडीशन क्या है, अब तक हम लोग इतना रायता फैला चुके हैं कि उसको समेटना भी अभी मुश्किल होगा। मतलब अब हम लोग बात कर रहे हैं फॉरेस्ट को काटने की, तो फॉरेस्ट को काटने की अब बात कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पे लोगों को खाना मिल जाए। पर अब तक इतना रायता फैला चुके हैं, यानी कि इतने फॉरेस्ट हम लोग काट चुके हैं कि आने वाले टाइम पे अगर आप लोग हिम्मत लगाकर अगर फॉरेस्ट लगाओगे भी ना, लगातार आप लोग एफोरेस्टेशन करोगे यानी कि पेड़ लगाओगे, तो भी ये समस्या जो है चल रही है उसको हम लोग कम करने में काफी हद तक सफल नहीं हो पाएंगे। और इसमें अगर अब फॉरेस्ट को कट करना भी स्टार्ट कर दिया और अपने आप को गड्ढे में डालने वाली बात होगी। तो कुछ स्टेटमेंट ऐसी है जो कि आप लोगों को याद रखनी है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बोला है। सबसे पहली स्टेटमेंट तो आप लोगों को ये याद रखनी है कि 50% ज्यादा यहां पर आप लोगों को जरूरत पड़ेगी 2012 के कंपेयर में। दूसरी स्टेटमेंट आप लोगों को यहां पर ये याद रखनी है 165 से लेके 600 मिलियन मोर हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह कि ऑलरेडी 90% डिफॉरेस्टेशन ग्लोबली हो चुका है एग्रीकल्चर के खेती के नाम पर। यानी कि जो मैंने बोला ना अभी यहां पर ब्राजील में कि भाई साहब ऐसे काम चल रहे हैं, ऐसा ब्राजील नहीं है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी आप लोग काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। और भी कई सारे देश ऐसे हैं जो कि सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि फॉरेस्ट को काट रहे हैं। तो इसके चलते अभी यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर जो FAO जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके एक रिपोर्ट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूं तो ये माना जा रहा है कि 420 यानी कि जो चोर होता है 420, ठीक है, तो 420 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट जो है वो 2 डिकेड में, यानी कि लगभग एक डिकेड में 10 साल होते हैं, 2 डिकेड का मतलब हो गया 20 साल, यानी कि पिछले 20 सालों में 420 मिलियन फॉरेस्ट जो है वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। किसने बोला है यहाँ पर? ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसका नाम भी आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है, उसको बोलते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल हैं या फिर जो रिसोर्सेज हैं उनका असेसमेंट करना, यानी कि उनको चेक करना। जैसे मास्टर साहब आप लोग की कॉपी चेक करते हैं, जब आप लोग कॉपी में गुल खिलाकर आते हैं तो चेक करते हैं ना कि क्या क्या लिख के आया, देखो तो जरा किसमें कितना है दम, ठीक है, तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा सिंघम। वाह, डायलॉग बन गया। देखो जरा किसमें है कितना दम, हम चेक करेंगे और बताएंगे कौन बनेगा सिंघम, ठीक है। तो इसके नाम के आगे लिख देना SLV कमांडो, ठीक है। तो ये SLV कमांडो के लिए डायलॉग हो गया, ओके। तो मतलब क्या है सीधा सीधा, मतलब यहां पर ये है कि असेसमेंट करके ऑलरेडी बताया जा चुका है कि इतने फॉरेस्ट हम लोग ऑलरेडी उड़ा चुके हैं। तो डिफॉरेस्टेशन इतने सारा ऑलरेडी उड़ चुका है। और अभी कई सारी ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि एफॉरेस्टेशन करना जरूरी है। इवन जो लैंड बंजर हो चुकी है उसको भी हम लोग को हरा भरा बनाना है। पर लेकिन यहाँ पर फिर से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट जो है उनको काटने की बात की जा रही है, तो उल्टा चल रही है, यानी कि गंगा उल्टी बह रही है।
तो 11 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर 2010 से लेकर 2000 से लेके अगर आप लोग 10 के बीच में चलेंगे, 10 साल में हर साल 11 मिलियन हेक्टेयर जमीन पे से फॉरेस्ट जो है उनकी गर्दनें काटी जा रही थी। इनडायरेक्ट में बोले तो अपनी गर्दन पे कुल्हाड़ी हम लोग रख रहे हैं जैसे जैसे फॉरेस्ट को हम लोग उड़ा रहे हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट जो है अगर उनको हम लोग ध्यान से देखकर चलें, पुराने टाइम पर लोग रहते थे फॉरेस्ट के अंदर में, जंगलों के अंदर में। आप लोगों ने देखा होगा ना ट्राइबल कम्युनिटी। अवतार मूवी किस किस ने देखी है जरा बताओ जरा। अगर देखी है तो यस लिखेगा, अगर नहीं देखी है तो नो लिखेगा। अवतार मूवी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जिसने भी देखी है बताना। अवतार मूवी के अंदर एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि वो जंगल के अंदर ही रहकर अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे थे, बाहर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं थे। और ऐसे ही कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी आज की डेट में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी कई सारे एरिया में, इवन हमारी कंट्री में अंडमान निकोबार वाले एरिया में भी, जो कि कंप्लीटली सस्टेनेबल हैं एक फॉरेस्ट एरिया पर, जिसमें सेंटिनलीज ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी है कि फॉरेस्ट में जंगलों के बीच में रहकर वहीं से अपना खाना पीना पूर्ति कर रहे हैं और सस्टेन है, वो फॉरेस्ट को बर्बाद भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इसी के ऊपर उनकी जिंदगी जो है वो बेसिकली कटने वाली है या वो जीने वाले हैं उसको। तो फॉरेस्ट को आप लोग पॉजिटिव तरीके से देखोगे तो फॉरेस्ट जो है वो रिसोर्सेज का काम करेंगे, और अगर नेगेटिव तरीके से देखोगे तो फिर इस तरीके से आप लोग खुद एक चीजों को बर्बाद करोगे। तो सस्टेनेबल ग्लोबल एग्री फूड के ऊपर आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा, जिसमें एग्रीकल्चर और आप लोग बेसिकली फूड के बारे में बात करें, और एग्री फॉरेस्ट भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जिससे मिलकर आप लोग यहां पर काम करें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी कंट्री में खाना उगाने का काम कौन करता है, वो करता है फार्मर यानी कि किसान। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो जो फार्मर है, किसानों को आप लोगों को कुछ ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कराना पड़ेगा, कुछ ऐसी प्रैक्टिस आप लोगों को उनको करवानी पड़ेगी ताकि वो उसको फॉलो करने लगे। जैसे कि अगर मोटे मोटे तौर पर देखा तो क्यों ना खेतों में वो वाली फसल उगाई जाए जो कि कहीं ना कहीं फूड क्रॉप है एज कंपेयर टू कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप के कंपेयर में फूड क्रॉप, जैसे कि अंग्रेज क्या करते थे, हमारे किसानों को फोर्स करते थे ऐसी फसलें उगाना जिनसे उनका प्रॉफिट यानी कि फायदा हो सके। जैसे आप लोगों ने देखा होगा नील की खेती कराई गई, ठीक है। उस टाइम पर कई सारे आंदोलन भी चले, तो लोगों के पास इतना भी खाना नहीं बचता था कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग चलते हैं, आज भी कमर्शियल क्रॉप के ऊपर लगे रहे, तो फूड क्रॉप को अगर पीछे छोड़ेंगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। आप लोगों को अगर बात करें, गन्ना जो है वो इतना लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है कई जगह खेतों में कि उसके अलावा कुछ और लगाया ही नहीं जाता है, ठीक है। लोग गेहूं अपने जितना उगाते हैं, आप लोगों को खुद अगर आप लोग अपने आसपास वाले एरिया में देखेंगे तो लोग जो है खाने पीने का बस इतना ही उगाते हैं ताकि अपना पूर्ति हो जाए या थोड़ा बहुत बेच सकें। बाकी की सारी कमर्शियल क्रॉप उगाते हैं जिससे उनको प्रॉफिट हो सके। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा एमएसपी स्टार्ट किया गया, जिसको आप लोगों ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला, उसी में से वो निकाल कर लेकर आए बेसिकली, ताकि लोग जो है इसको कमर्शियल क्रॉप की तरीके से ट्रीट करें। किसको, चावल को यानी कि राइस को, और व्हीट यानी कि गेहूं को। तो इसी में से फिर यहां पर उसको कमर्शियलाइज तरीके से देखा गया, और पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है काफी लार्ज स्केल पर निकल कर आया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। तो इसी के साथ में एक छोटा सा और काम, जो छोटे छोटे हमारी कंट्री में किसान हैं उनके ऊपर भी हम लोग को फोकस देना पड़ेगा, जिसके ऊपर हम लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं दे रहे हैं। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस देकर चलेंगे तो सॉल्यूशन निकल कर आएगा। इसी के साथ में कई सारी जमीन ऐसी है जहां पर एनिमल को हम लोग चराते हैं, ठीक है। तो उनको देखना पड़ेगा, जो कि आप लोग नॉर्मली एनिमल को चराने के लिए लेकर जाते हैं, तो वो वाली जमीन जो है कई सारी ऐसी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो वहां पर पेड़ भी होते हैं और चराने के लिए भी लेकर जाते हैं, तो उसका भी लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करके उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन तो है, किस तरीके से आप लोग अपनी जमीन को यूटिलाइज करते हैं वो देखने को मिलेगा। केयरफुली रिसोर्सेज को आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर सॉल्यूशन यहां पर निकलेंगे। तो हवाबाजी में सॉल्यूशन नहीं निकलने वाले हैं, हवाबाजी में जो है भूखमरी बढ़ने वाली है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर आप लोग ही क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बताइएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और इसके कई सारे इनिशिएटिव भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, आप लोगों को मैंने पहले बताया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कई बार क्वेश्चन में पूछ ली आती है। ये खुद बोलती है लेट देयर बी ब्रेड, यानी कि हर एक इंसान के पास में कम से कम यार इतना तो होना ही चाहिए कि उसको खाना मिल जाए, भूखा न सोए। अभी एक कंट्री ऐसी है जिसने अपनी एक सिटी में एक ऐसी वेंडिंग मशीन लगाई है जिसमें से ब्रेड निकला करेगी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, बताइए वो सिटी कौन सी है, देखता हूं कौन कौन यहां पर उसके बारे में बताता है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा
कि यूपीएससी ने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से पूछे गए। तो यहाँ पर रोम और इटली के अंदर आप लोग यहाँ पर हेडक्वार्टर बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर इसके डायरेक्टर जनरल कौन है वो बताना आप लोग। इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर है इसका 16 अक्टूबर, जो कि इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है एक तरीके से फॉर्मेशन डे के रूप में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो है यहाँ पर ये, जिससे आप लोगों के डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर, ये रिपोर्ट इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, यही बताता है कि कहां कहां पर जंगल काटे जा रहे हैं और कहां कहां पर बर्बादी हो रही है, देखो उसको। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, इसके बारे में भी यही बताता है। एग्रीकल्चर और फूड की क्या कंडीशन है बताता है। एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट यानी कि कमर्शियल मार्केट के बारे में बताते ये करता है। वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स भी इसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। कई सारे और अगर इनिशिएटिव के बारे में बात करें जो यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ग्लोबल इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर जो हेरिटेज सिस्टम है, मॉनिटर करना डेजर्ट जो एक तरीके से जो लोकस्ट सिचुएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसके ऊपर भी फोकस इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। लोकस्ट बेसिकली सिचुएशन, इसी के साथ में काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ये याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये यहाँ पर फूड के ऊपर बेसिकली काफी फोकस इसका रहता है, ठीक है, कि फूड किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर लेकर चलना है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर अगर बात करें तो फूड का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ये उसके बारे में बताता है। और इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लानेट जो जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये आप लोगों को इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। यानी कि ये वो इनिशिएटिव है यहाँ पर जिनसे आप लोगों से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन पूछ ले, तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आ गया, भाई साहब यहाँ से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे और रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन एग्जाम में छूटने नहीं दूंगा। तो अच्छे से सुनो और ऐसे सुनो कि किसी को पढ़ा भी सको, ऐसे नहीं कि बस अपनी अपनी पूर्ति करनी है, कि अपना अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, वो वाला काम नहीं करना है, ठीक है। अपना भी काम बनता और दूसरों का भी काम बनता, तभी तो बनेंगे संता और बनता, ठीक है। तो अपना भी एंजॉय करना है और दूसरे के लिए फायदेमंद सोचना है, ओके। चलिए देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने टकटकी लगाकर सुना है इसको। अभी यहाँ पर चलते हैं अपना कौन सा सेशन, वो सेशन याद रखिएगा। एक बच्चा कह रहा है सर जो क्वेश्चन वाला सेशन है उसका नाम रख दो केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में उसमें केबीसी में। तो आइए अपने केबीसी सेशन की ओर चलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों के सामने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया कि ग्लोबल इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, इसी के साथ में मॉनिटर एंड डेजर्ट जो यहाँ पर लोकस्ट जो सिचुएशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसके बारे में बात की जा रही है, जो टिड्डी का अटैक था बेसिकली, ठीक है। इसी के साथ में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, और नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लानेट जो जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये किसके द्वारा यहाँ पर किसके इनिशिएटिव है ये आप लोग को बताना है, यानी कि क्या इसी के इनिशिएटिव है या इसका कोई चाचा भाई भतीजा भी है जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ए में बोला गया 1 2 3, बी बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, वीडियो को पॉज कर कर आंसर देना, वरना केबीसी से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगा तो इसलिए आंसर देख लो, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर डी, यानी कि सारे के सारे जो है वो इसी के चाचा फूफा भाई भतीजे सारे यहीं पर है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो ऐसे समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है कि 2000 से लेकर 2018 तक ऑलमोस्ट 100% डिफोरेस्टेशन ग्लोबली जो है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर अभी आप लोगों को देखने को मिला, यानी कि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर लगभग 100% डिफोरेस्टेशन किया गया। पहली स्टेटमेंट 420 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है यहाँ पर वो लगभग 2 डेकेड में खत्म हो चुके हैं, ये FAO बोल रहे हैं। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। फिर से बोल रहा हूं यहाँ पर नजर डाल ले करो वरना बड़ा पछताओगे, ठीक है। यहाँ पर नजर नहीं डालोगे तो बहुत पछताओगे। तो ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, A B C F D, ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं सही आंसर यहाँ पर कौन देता है। हो गया अटेम्प्ट, चलिए तो कंप्यूटर जी जवाब बताया जाए, सही जवाब क्या है, मतलब आंसर इसके हिसाब से सही क्या है वो है ए, यानी कि इनकरेक्ट है यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला यहाँ पर, अभी 100% बोला था क्या, 100% और जहाँ पर कंप्लीटली ऑल यहाँ पर एवरीथिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ ना मिला ना वहाँ पर यूपीएससी का पेपर में, तो समझ लेना कि यूपीएससी ना आपके बेसिकली मजे लेने पर आ गया है, तो वहीं पर पकड़ लेना उसको। तो ये बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ये 90% के करीब मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी फिलहाल सिचुएशन देखने को मिल रही है कि एग्रीकल्चर की जमीन जो काटी जा रही है वो फॉरेस्ट जो काटे जा रहे हैं वो एग्रीकल्चर के लिए काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। तो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आर्टिकल को तब मजा आता है कंप्लीट करने में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर लो, तब तो मजा है कि आप लोगों ने सुना है। और यही तो चैलेंज होता है, मतलब दिखाओ सोल्व करके, तो हाँ ये था भाई साहब आंसर, ये लो, तब आता है मजा। तो इस तरीके से करो तैयारी कि मजा आ जाए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो फ्लैगशिप पब्लिकेशन है वो 4 हैं आप लोगों के सामने, नाम बताना है कि कौन से यहाँ पर इसके रियलिटी में प्रोग्राम है, कौन सा इसका नहीं है।
तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, इसी के साथ में स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी और वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? तो सही आंसर बताओ आप लोग, फिर मैं कंप्यूटर जी से पूछता हूँ, ठीक है? तो बताइए सही आंसर क्या है, फिर कंप्यूटर जी बताइए। अटेम्प्ट जरूर कर लिया करो मेरे दोस्त, वरना एग्जाम में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करोगे, ठीक है? तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या है? और गिन भी लिया करो कितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराता हूं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आप लोगों की साथ साथ में हो रही है, आर्टिकल भी आप लोगों का कंप्लीट हो जा रहा है और आंसर राइटिंग भी आप लोग अच्छे से कर लेते हैं। तो वो सारी चीजें साथ में, इसीलिए बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट को अच्छे से एंजॉय करो तो सेहत खराब नहीं होगी, कभी भी सेहत बनेगी और एग्जाम भी क्लियर होगा। आंसर क्या है? आंसर यहाँ पर डी, यानी कि सारे के सारे जो हैं वो इसी के प्रोग्राम है, जो कि एक एक कर मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किए हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए यूपीएससी के द्वारा 2016 में पूछा गया। इतना लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है भाई साहब, देख के ना इंसान जो है परेशान हो जाए यार, इसको पढ़ने में ही लग जाएंगे 2-3 मिनट तो। पर लेकिन रियलिटी में अगर कॉमन सेंस आप लोग यूज करोगे तो बड़ा ही पिद्दी सा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है? आप लोगों को मैंने बताया कि कहीं पर भी ऐसी चीजें नहीं होती है कि सब कुछ कवर कर लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, ये नहीं बचा वो, एक तरीके से ना कि ये टेक्नोलॉजी हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर आर्टिकल हर एक चीज़ों पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा होता है कभी? अब लोग यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू फूड जो अकॉर्ड है उसके हिसाब से ग्लोबली इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम जो इनके द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था, इस सिस्टम के हिसाब से टू द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम की ओवरऑल गोल क्या था इस इनिशिएटिव का। तो आप लोग यहाँ पर ये जो तीसरी स्टेटमेंट में आओगे, बोला गया टू प्रोवाइड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक, यानी कि जीआई टैग स्टेटस टू ऑल द वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं इन द आइडेंटिफाइड जो GIAHS। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि सारी वैरायटी को आप लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दे दोगे? जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब है कि इस एरिया की स्पेशलिटी है, पर लेकिन इस तरीके से अगर देखा जाए सबको दे देना तो ये कोई ऐसा थोड़ा ना कि ये एक तरीके से कि उसमें क्या कहते हैं, जो नहीं जाते हैं उसमें, जो क्या बोलते हैं यार उसको, माइंड से कई सारे शब्द ना माइंड से स्लिप हो जाते हैं, भंडारा, बेसिकली भंडारा लग रहा है कोई भी और खा कर जाओ, ऐसे थोड़े ना यहाँ पर कि सबको यही टैग मार दो भंडारे में, तो ऐसा नहीं है। तो तीसरी स्टेटमेंट अगर आप लोग कॉमन सेंस से यहाँ पर देख लोगे कि गलत है, तो ये गलत हो गई भाई साहब, ये गलत हो गई भाई साहब, ये गलत हो गई, ये लो, ऐसा है यूपीएससी क्वेश्चन, हो गया खत्म। आप लोगों को नहीं पता है ये क्या है, आप लोगों को नहीं पता है ये क्या है, पर फिर भी आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से चीजें आप लोग कवर करनी है ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। चलिए अब कुछ आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, कौन बनेगा छोटू करोड़पति, अच्छे से इनको अटेम्प्ट करिएगा, देखता हूं कौन कौन सही से आंसर यहां पर देता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं। बात की जा रही है यहां पर खोंगसांग रेलवे स्टेशन के बारे में। यहां पर तो ये बोला जा रहा है कि अभी न्यूज में था, तो कौन से स्टेट में देखने को मिलता है? मणिपुर, मेघालय, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? सही आंसर क्या है? नेक्स्ट बात की जा रही है कि कौन सा सोशल मीडिया कंपनी उसने रिसेंटली अभी चेंज किया अपना लोगो टू द अल्फाबेट एक्स, यानी कि जो एक्स है उसने अपना लोगो एक्स रख दिया है। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, मेटा या फिर ट्विटर? इसका तो आंसर आप लोग दे ही दोगे। आगे यहाँ पर बात करें क्योंकि वो बहुत ज्यादा न्यूज में था यहाँ पर ये, ठीक है? मोहम्मद यूनिस जो है, मोहम्मद यूनिस के द्वारा जो कि एक नोबेल लॉरेट थे यहाँ पर, तो कौन सी कंट्री से यहाँ पर? ये यूएई, तुर्की, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तो इनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में? एक आप लोगों से कई बार कई सारे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है किसके बारे में? ये बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में, डॉक्टर थानी अल जैदी। तो यहाँ पर कौन से देश से हैं यहाँ पर जो कि चेयर कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस? तो यूएई, तुर्की, बांग्लादेश या फिर इंडोनेशिया? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। बाकी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है प्यारा सा आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट करो और फिर आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। तब तक आप लोगों के सामने यहाँ पर एक इंपोर्टेंट रामसर साइट जो कि डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? रामसर साइट का नाम क्या है? रामसर साइट का नाम है यहाँ पर बेसिकली भिंडीवास, ठीक है? तो भिंडीवास आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये हरियाणा के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। लोकेशन हरियाणा के अंदर में है। और सबसे बड़ी बात क्या यहाँ पर, ये मैन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है, यानी कि एक तो होता है नेचुरल बनाया गया, एक होता है इंसानों के द्वारा बनाया गया। तो साहिबी रिवर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है अरावली रेंज, जो कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर कई बार अरावली रेंज के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारी रेंज जो है वो डाउन होती जा रही है, बहुत सारे जो वहाँ से जो है खनन माफिया जो है वहाँ से चोरी करते हुए नजर आते हैं।
ऐसे आप लोगों को दिल्ली के अंदर में भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो खासकर अगर आसपास में जो कंस्ट्रक्शन चलते हैं वहां पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसको 2009 में बर्ड सेंचुरी और 2021 में ताज़ा इसको रामसर साइट भी बनाया गया। कई सारे जीव जंतु भी यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये याद रख सकते हैं। मैच करने के लिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आंसर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मणिपुर के अंदर बेसिकली यहाँ पर देखने को मिला नॉर्थ फ्रंटियर जो रेलवे स्टेशन था एसोसिएटेड है विद स्टेट ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो फर्स्ट गुड्स ट्रेन जो है वो फूड एंड ग्रेन जो इसेंशियल कमोडिटी है यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई, क्योंकि अभी आप लोगों को देखने को मिला क्या क्या कंडीशन रहती है, तो इसके चलते यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। ट्विटर ने अपना लोगो चिड़िया से चेंज कर यहाँ पर एक्स कर दिया। इलोन मस्क साहब के द्वारा यहाँ पर लास्ट ईयर ये $44 बिलियन में ये कंपनी खरीदी गई थी, और अभी इसके साथ में खेल रहे हैं, कभी कुछ चेंज करता है इंसान, कभी कुछ चेंज करता है। तो ये है सबसे प्यारा सोशल मीडिया हैंडल क्या है आप लोग अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं। मोहम्मद यूनिस साहब के बारे में अगर बात करें तो इनका नाम याद रखते हैं। बांग्लादेश के अपीलेट डिवीजन और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के द्वारा नोबेल laureate मोहम्मद यूनिस को पे करने के लिए द्वारा बोला गया 12 करोड़ जो है बेसिकली टका टैक्स। यूनिस जो है डोनेट किया मनी अपने देखो ओन ट्रस्ट के लिए। देखो कई बार क्या होता है मुद्दा क्या चलते हैं यहाँ पर, इंसान जो है टैक्स को चोरी करने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये भाई साहब न्यूज में आ गए, ठीक है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है यहाँ पर वो कह रही है कि अपनी खुद के ट्रस्ट में पैसे दे रहे हो, नहीं इंसान कई बार पैसे को चोरी करने की कोशिश करता है। तो इनकम टैक्स ने पकड़ लिया भाई साहब गला, आओ भैया, ठीक है। तो उसकी वजह से न्यूज में है ये। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, यहाँ पर डॉक्टर ये बेसिकली जिनका नाम था थानी अल जियोदी, ठीक है। तो यहाँ पर किस देश से हैं ये बोला जा रहा है, ये यूएई से देखने को मिलेंगे। तो यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये अभी यहाँ पर जो 13th मीटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी किसकी, अबू धाबी की फरवरी 2024 के अंदर में, उसको ये हेड करने वाले हैं। तो ये अबू धाबी के अंदर में किसकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सी सेट है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने ए है, तो अच्छे से अटेम्प्ट किया कीजिए और कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मन में, ठीक है। बेसिक चीजें हैं। कल किसी ने सेंटेंस फॉर्म किए थे, दिल पर हाथ रख के बताना, और जो फॉर्म नहीं करता है वो क्यों नहीं करता है ये भी मुझे समझाना, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इनको आप लोग जरूर ट्राई किया करो, आप लोग की इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और आप लोगों को काफ़ी मजा आएगा जब भी आप लोग इनका इस्तेमाल करोगे, क्योंकि जब इंसान कुछ नया सीखता है तो कॉन्फिडेंस आता है। पहला शब्द है यहाँ पर रिक्लेमेशन। ये होता है एक प्रोसीजर जिसमें आप लोग किसी चीज को एक तरीके से ना पुनः प्राप्त करते हो, किसी चीज को नहीं रिकवर करना, रिकैप्चर करना, और नहीं कहते फिर से हम लोगों ने उसको एक तरीके से ले लिया है, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होता है, किसी चीज का खो जाना। तो यहाँ पर ये शब्द है काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्यूरिटेनिकल। तो यहाँ पर ये क्या होता है, सख्त किसी चीज को लेकर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि, या फिर स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, जैसे अपने किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर, किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को लेकर, ठीक है। यानी कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत काम नहीं करता है बंदा, बिल्कुल एक सही बंदा है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉन्ट। ये होता है यहाँ पर अपने, ये बेसिकली अपनी बड़ाई करना, नहीं सेखी मारना, डींगे मारना। तो कई बार ये शब्द यूज किया था, ये वॉन्ट पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्डेन। ये बेसिकली होता है माफ करना, कि जानबूझकर एक तरीके से ना, कई बार क्या होता है चीजें, कई सारे इंसान जो है एक तरीके से कि हाँ ठीक है छोड़ दो यार, ऐसा बिहेवियर होता है ना कि कोई नहीं टेंशन नहीं, मतलब भले इसने गलत कर दिया पर छोड़ दो इसको, तो वाली बात होती है, ठीक है। तो ये आप लोग बोल सकते हैं, तो ये शब्द यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कर्सरी। ये होता है जल्दबाजी, किसी चीज में जल्दबाजी करना। तो ये भी रहता है कि लापरवाही बरतना, आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो कोई भी अगर जल्दबाजी कर रहा हो, लापरवाही बरत रहा हो, तो उसके लिए आप लोग इस शब्द को बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी यार टाइम काफ़ी कम बचता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे निकलता जा रहा है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अपनी टाइम का जो बेसिकली ड्यूरेशन है पढ़ाई करने का, उसको थोड़ा सा आप लोग बढ़ाते चले जाइए। इससे आप लोगों की पकड़ होती चली जाएगी आने वाले टाइम पर, और चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। वरना सारी चीज़ें यार ऐसी रखी रह जाएंगी, पूरा साल फिर से रिपीट करना पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा सीरियस होकर चीज़ों को लेकर चलो। और इसमें आंसर राइटिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको आप लोगों को पीछे नहीं छोड़ना है, उसको साथ में लेकर चलना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन कराने वाली है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आंसर राइटिंग के लिए जरूर रेगुलर जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है उसका आंसर राइट लिस्ट आप लोगों को जरूर लिखना है। ये आप लोगों की खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना। और बाकी कैसे आंसर राइटिंग ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना है वो मैंने आप लोगों को बताया था। और बाकी फिर भी अगर डाउट रहता है, रेगुलर आप लोग पूछते रहते हो, तो ये वीडियो इसीलिए मैं लगा देता हूँ एंड में, ताकि किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बेसिकली कोई नया बच्चा आ रहा है तो उसको देख सके, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे चीज़ें आप लोग को ज्वाइन करनी है। हेलो SLV यूज़र्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पेड कोर्स में जाकर और अपने कोर्स के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम अपना एप्लीकेशन का होम स्क्रीन खोलते हैं
तो हमें ये पेड कोर्स का सेक्शन सबसे पहले दिखाई देता है। हमें इसको टैप करके ओपन करना है और ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले माई कोर्स दिखाता है, जिसमें हमारा जो भी कोर्स परचेज्ड है वो होता है। फिर होम आता है एंड देन ऑल कोर्स। हमें हमेशा ऑल कोर्स पर जाना है जब हमें कोई कोर्स परचेज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद परचेज़ करने के बाद हमें वो कोर्स अपने माई कोर्स में दिख जाता है। अब हम बात करते हैं क्लास नोट्स की। जो अभी कोर्स लॉन्च हुआ है क्लास नोट्स, उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो हम उस कोर्स को व्यू कोर्स करेंगे। व्यू कोर्स करने के बाद हमें सब्जेक्ट पर या लाइव पर नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाना है। जैसे हम टेलीग्राम पर टैप करेंगे, वहाँ से आप व्यू कर सकते हैं एंड व्यू करते ही आपका टेलीग्राम पेज खुल के ज्वाइन चैनल आ जाएगा। आपको यहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ओके, थैंक यू।